हेलो स्टूडेंट्स, आई एम तृप्ति। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आशीष तिवारी। आज का वीडियो है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एग्जाम फोकस्ड वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स इंग्लिश मीडियम में, जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये क्वेश्चंस हमने रैंडम नहीं पिक किए, बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड टीचर सजेशन के बेस पर केयरफुली सिलेक्ट किए हैं। अगर तुमने ये 10 क्वेश्चंस अच्छे से समझ लिए तो मान लो एग्ज़ाम में 80 to 90% पेपर यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्ज़ाम पर्पज से इनफ है। बाय ओनली रिलाइंग ऑन दिस वीडियो यू कैन स्कोर गुड इन योर एग्जामिनेशन, और किसी वीडियो की नीड नहीं पड़ेगी आपको। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो में एक स्पेशल गिव अवे भी है आप सभी के लिए। वीडियो के बीच में आई विल आस्क सम क्वेश्चंस, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के 3 लकी विनर्स को मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। और ये विनर निकलते ही विनर को हम तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी चैनल फॉलो करके रखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखो, स्किप मत करना, क्योंकि गिव अवे का क्वेश्चन किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात, हमारे लेक्चर्स फ्री हैं तुम्हारे लिए, 100% फ्री वीडियो सीरीज़। लेकिन अगर तुम्हें इन्हीं लेक्चर्स के वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स चाहिए तो उनकी पेड नोट्स भी अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा, उस लिंक पर जाके आप अपने नोट्स बाय कर सकते हो। नोट्स प्राइस ओनली 50 रुपीज़ रहने वाला है। और अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स सब्जेक्ट के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स, जो तुम्हारे DU SOL एग्ज़ाम के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। So your first question is examine the changing nature and scope of comparative politics। तो हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में एग्जामाइन करना है चेंजिंग नेचर और स्कोप क्या है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। और में भी जो क्वेश्चन है, इट इज़ क्रिटिकली एनालाइज द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो जहाँ पे भी क्रिटिकली एनालाइज लिखा होता है तो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि आपको उसका क्रिटिकल पर्सपेक्टिव भी बताना है। नाउ इंट्रोडक्शन। सो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है एक सिग्निफिकेंट ब्रांच है पॉलिटिकल साइंस का, विच इन्वॉल्व्स कंपैरेटिव स्टडी। यानी कंपैरेटिव स्टडी होती है पॉलिटिकल सिस्टम की, इंस्टीट्यूशन की, प्रोसेसेस की एंड बिहेवियर्स की अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, इट इज़ टू अंडरस्टैंड द सिमिलैरिटीज़, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है और क्या क्या डिफरेंसेस है पॉलिटिकल सिस्टम में और अलग अलग थ्योरीज में या फिर अलग अलग डोमेन्स में। और इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड टू डेवलप जनरल थ्योरीज रिगार्डिंग पॉलिटिकल प्रोसेसेस। तो पॉलिटिकल प्रोसेसेस के रिगार्डिंग कुछ जनरल थ्योरीज को बिल्टअप करना। नेक्स्ट, इनिशियली द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाज लार्जली कन्फाइंड टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ वेस्टर्न नेशंस। हाउएवर ओवर टाइम इसका जो नेचर और स्कोप है वो और भी ज़्यादा एक्सपैंड हो चुका है। इन द मॉडर्न एरा ये इट इज़ नॉट नो लॉन्गर लिमिटेड टू इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस बट हैज़ broadened टू encompass पॉलिटिकल कल्चर, डेवलपमेंट, social movement and global processes. Now first point is meaning and nature of comparative politics. तो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, तो अभी हम मीनिंग और नेचर पढ़ने वाले कंपैरेटिव पॉलिटिकल स्टडीज़ का। तो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम होता है इसमें, यानी जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम्स है अक्रॉस द नेशंस, उनके पॉलिटिकल सिस्टम को कंपेयर करते हैं कि क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं इनके अंदर। देन साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी। तो जो मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है ये बेसिकली फैक्ट्स, डेटा, साइंटिफिक मेथड्स, इन सब पे बेस्ड होता है। और ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन या एनालाइजेशन पे नहीं बेस्ड होता, बल्कि देयर इज़ एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल बिहेवियर एंड इंस्टीट्यूशन
फ्रॉम एन एम्पेरिकल पर्सपेक्टिव, मतलब डेटा फैक्ट्स फिगर्स के बेस्ड पे, जिसके वजह से ये जो फील्ड है ये और भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव और रिसर्च ओरिएंटेड हो जाती है। सी पॉइंट, डायनामिक एंड इवॉल्विंग नेचर। तो जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ है। पहले की जो स्टडीज़ थी वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट और पे बेस्ड थी कम्प्लीटली, बट कंटेम्प्रेरी एनालिसिस जो है, यानी आज की जो एनालिसिस है, ये बेसिकली क्या क्या इनकॉर्पोरेट करती है, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल फैक्टर्स को भी। ग्लोबलाइजेशन एंड डेमोक्रेटाइजेशन हैव फर्दर ब्रॉडेंड द स्कोप ऑफ स्टडी, हैंस इसका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा डायनामिक है, यानी चेंज होता रहता है। डी, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। तो जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है ये इंटरसेक्ट करती है विद डिसिप्लिन सच एज सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड एंथ्रोपोलॉजी। अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल प्रोसेसेस रिक्वायर्स एन एनालिसिस ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक कंटेक्स्ट। इसी रीज़न के वजह से इट हैज़ टेकन फॉर्म ऑफ एन इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी। दिस मेक्स पॉलिटिकल एनालिसिस मोर कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, तो इसका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा इंटरडिसिप्लिनरी है। कैसे? क्योंकि ये वेरियस सब्जेक्ट्स को से इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज बिहेवियरल एंड पोस्ट बिहेवियरल इन्फ्लुएंसेस। तो 20th सेंचुरी में ये देखा गया था कि जो बिहेवियरल अप्रोच है इट गेव अ न्यू डायरेक्शन टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। Attention was focused on subjects such as political behavior, voting, political culture और political opinion पे ज़्यादा बेसिकली इन लोगों ने एम्फोसिस किया था। लेटर जो इसकी पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच थी इसमें किस पे ज़्यादा एम्फोसिस दिया गया था? वैल्यूज़ पे, एथिक्स पे और सोशल प्रॉब्लम्स पे। इसके वजह से जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और सोसाइटी ओरिएंटेड उसका नेचर हो चुका था। सेकेंड पॉइंट इज द चेंजिंग नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अब हमने पढ़ना है चेंजिंग नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो ए पॉइंट इज फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल स्टडी टू बिहेवियरल स्टडी। तो जो इनिशियली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो थी वो लार्जली लिमिटेड थी इंस्टीट्यूशंस की स्टडी के लिए, सच एज कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, जुडिशरीज एक्सेट्रा। आफ्टर द बिहेवियरल रिवोल्यूशन, बट जैसे ही एक बिहेवियरल रिवोल्यूशन हुआ तो सब्जेक्ट्स जैसे कि पॉलिटिकल बिहेवियर, लीडरशिप, पब्लिक ओपिनियन, ये सारे सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यानी सिग्निफिकेंट हो गए थे। इस वजह से जो स्टडी है वो और भी ज़्यादा साइंटिफिक और एम्पेरिकल बन गई थी, जैसे मैंने बताया था डेटा फैक्ट्स पे बेस्ड थी, जिससे इसकी ऑब्जेक्टिविटी इन्हांस होती थी। पॉलिटिक्स बिगैन टू बी व्यूड इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर rather than merely institutions. बी पॉइंट इज फ्रॉम वेस्ट सेंट्रिक स्टडी टू ग्लोबल स्टडी। तो प्रीवियसली जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की स्टडी थी वो बहुत ज़्यादा यूरोप और अमेरिका तक कन्फाइंड थी, बट लेटर ऑन एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इन लोगों को भी स्टडी के अंदर इंक्लूड किया गया था, इन कंट्रीज़ को भी। और इसके वजह से दिस गेव इम्पोर्टेंस टू द पॉलिटिक्स ऑफ द थर्ड वर्ल्ड एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग नेशंस। तो इसी वजह से थर्ड वर्ल्ड की जो कंट्रीज थी और उन डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी उन पर भी बेसिकली थोड़ा सा एम्फोसिस किया गया था। और इसका जो स्कोप है वो अब सिर्फ वेस्ट सेंट्रिक नहीं, ग्लोबल हो चुका था। नाउ एम्फोसिस ऑन डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन। तो फॉलोइंग वर्ल्ड वॉर टू एंड द इमर्जेंस ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट की स्टडी है और मॉडर्नाइजेशन की, इसकी इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। और थीम्स जैसे कि डेमोक्रेसी, नेशन बिल्डिंग, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये सारे थीम्स और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन चुके थे। कंसिक्वेंटली जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है इट बिकेम अ मीन्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़, इंक्रीजिंग इट्स सिग्निफिकेंस इन द स्टडी ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स। डी पॉइंट इज स्टडी ऑफ पॉलिटिकल कल्चर एंड सोशल कैपिटल। तो अधिकतर जो तो मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है इट प्लेसेस importance on subjects like political culture, social capital, civic participation, इन सारे सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस रहता है। इट सीक्स टू अंडरस्टैंड कि कैसे एक सोसाइटी का जो कल्चर है वो इन्फ्लुएंस करता है उसके पॉलिटिकल सिस्टम को, जिसके वजह से दिस हैज़ मेड द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स मोर सोशियोलॉजिकल, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड डेमोक्रेसी, ये भी बहुत ज़्यादा एम्फोसिस दिया गया है। नाउ ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू चैलेंजेस।
तो ग्लोबलाइजेशन के वजह से द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स जो है इट इज़ चेंजिंग एट द इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो पॉलिटिक्स का नेचर है वो इंटरनेशनल लेवल पे चेंज हो रहा है। आज के जो इश्यूज है जैसे कि ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंट, टेररिज्म, ग्लोबल गवर्नेंस, they are also studied within comparative politics. This aids in understanding the relationship between national and global politics. Modern comparative politics जो है it has become more comprehensive and कंटेम्प्रेरी। तो अभी की जो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स है ये और भी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो गया, मतलब एक वार्ड एरिना, मतलब बहुत ज़्यादा एरिया यानी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करती है, बहुत सारे नेशंस को इंक्लूड करके बेसिकली अपनी स्टडी होती है इसकी। नाउ थर्ड इज स्कोप ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का स्कोप क्या है। तो ए इज़ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो सबसे पहला ही इसका एम क्या है या फिर स्कोप क्या है कि ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की स्टडी करती है, सच एज कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। ये जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स है ऑफ डिफरेंट कंट्रीज दे आर कंपेयर्ड। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कि कौन सा इंस्टीट्यूशन ज़्यादा इफेक्टिव है। नाउ पॉलिटिकल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर। तो जो वोटिंग बिहेवियर है, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड लीडर्स, दे आर सिग्निफिकेंट सब्जेक्ट्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इट ऑल्सो एनकम्पासेस द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड पब्लिक ओपिनियन। और ये किस में हेल्प करता है? दिस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कि कैसे जो पब्लिक इन्फ्लुएंस है, कि हाउ द पब्लिक इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिक्स। और जो बिहेवियरल अप्रोच है इट हैज़ फर्दर डेवलप्ड इन दिस फील्ड। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल कल्चर एंड सोशलाइजेशन। तो जो स्टडी ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, वैल्यूज़ और सिविक कॉन्शियसनेस है ये क्रूशियल पार्ट है मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। ये एग्जामाइन करता है कि कैसे जो सोशल ट्रेडिशन है, बिलीफ्स है, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करती है। द प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन वो भी इंक्लूड किया जाता है स्कोप के अंदर, और ये हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग द सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स। नेक्स्ट डी इज पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड चेंज। तो द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन, डेमोक्रेटाइजेशन और नेशन बिल्डिंग का जो बेसिकली स्टडी है इट कंस्टिट्यूट अ सिग्निफिकेंट एरिया ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक सिग्निफिकेंट एरिया जो है वो कवर करता है। इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स फेस करती हैं उसको एनालाइज करना और अंडरस्टैंड करना कि कॉज क्या है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का और चेंज का। दिस इज़ पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट इन द स्टडी ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट ई कंटेम्प्रेरी ग्लोबल इश्यूज। तो आज जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है इट ऑल्सो एनकम्पासेस सब्जेक्ट सच एज ग्लोबलाइजेशन, ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंटल क्राइसिस, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एंड टेररिज्म। ये जो इश्यूज है ये जो इश्यूज है दे हैव एन इम्पैक्ट दैट ट्रांसेंड्स नेशनल बाउंड्रीज। और जो कंपैरेटिव स्टडीज़ है ये क्या हेल्प करती है? इट अलाउज फॉर द एनालिसिस ऑफ द पॉलिसीज और रिस्पॉन्सेज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, मेकिंग दिस डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा कंटेम्प्रेरी यानी आज के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट। कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि इन कंक्लूजन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो एक डायनामिक और कॉम्प्रिहेंसिव ब्रांच है पॉलिटिकल साइंस का, द नेचर ऑफ विच हैज़ कंसिस्टेंटली इवॉल्व्ड ओवर टाइम। इसका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा वास्टली एक्सपैंड हुआ है फ्रॉम अर्ली इंस्टीट्यूशनल स्टडीज़ से लेके आज के बिहेवियरल, डेवलपमेंटल और ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स तक। आज जो ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है इट गोज़ बियॉन्ड द मेयर स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, और ये एनालाइज करता है बेसिकली पॉलिटिकल बिहेवियर को, कल्चर को, डेवलपमेंट को एंड ग्लोबल challenges को। Thus, it has become a vital medium for understanding diverse political systems and conducting a scientific study of the similarities और क्या क्या differences हैं इन दोनों के बीच में। Question number 2. So, question number 2 is explain the political culture approach in comparative politics.
और में जो क्वेश्चन है, इट इज़ क्रिटिकली एग्जामाइन कि क्या क्या मेजर अप्रोचेज है टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. सो इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो पॉलिटिकल सिस्टम है और इंस्टीट्यूशंस हैं एंड बिहेवियर्स ऑफ वेरियस कंट्रीज, इन सब की स्टडी होती है. द टर्म अप्रोच, इसका मतलब है, इट रेफर्स टू द थ्योरीज, मेथडोलॉजीज और पर्सपेक्टिव विच इज़ यूज टू एनालाइज पॉलिटिकल फिनोमिना. इनिशियली ये जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है ये डोमिनेंट था, बट ग्रेजुअली यानी ओवर टाइम नए पर्सपेक्टिव जैसे कि बिहेवियरल, पॉलिटिकल कल्चर और स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये सारे अप्रोचेस भी है जो इमर्ज होने लग गए थे. अमंग दीज ये जो पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच है ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है. क्यों? क्योंकि ये पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करता है बाय लिंकिंग इट टू सोसाइटी की वैल्यूज जैसे कि बिलीव्स एंड सिविक बिहेवियर. नाउ पॉइंट 1 इज मीनिंग एंड नेचर ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच. इसका मीनिंग और नेचर क्या है? तो ए इज कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर. पॉलिटिकल कल्चर जो है इट रेफर्स टू द पॉलिटिकल वैल्यूज, बिलीव्स, सेंटिमेंट्स एंड एटीट्यूड्स ऑफ द सिटीजन्स. और ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे जो पीपल है दे परसीव एंड अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल सिस्टम. पॉलिटिकल कल्चर जो है ये इन्फ्लुएंस करता है सोसाइटी को, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को एंड डेमोक्रेटिक बिहेवियर को. कंसिक्वेंटली इट हैज़ बिकम अ क्रूशियल एरिया ऑफ स्टडी इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. नाउ बी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच. तो ये जो अप्रोच है ये सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को स्टडी नहीं करता बल्कि बिहेवियर और माइंडसेट ऑफ सिटीजन्स को भी स्टडी करते हैं. और ये एग्जामाइन करता है कि कैसे जो सोशल ट्रेडिशंस है और वैल्यूज़ है ये इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम को. ये सिर्फ पॉलिटिक्स तक ही लिमिटेड नहीं है. इट डज नॉट लिमिट पॉलिटिक्स मेरली टू लीगल इंस्टीट्यूशन तक ही लिमिट नहीं करता बल्कि एड करता है यानी हेल्प करता है इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिक्स. कौन हेल्प करते हैं? ये जो अप्रोच है पॉलिटिकल कल्चर की. नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ गैब्रियल आमंड एंड सिडनी वर्बा. सो जो गैब्रियल आमंड हैं एंड सिडनी वर्बा हैं, दे मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच. इनकी जो फेमस बुक है द सिविक कल्चर, they studied the political cultures of various countries. They identified civic culture as a key factor in the success of democracy. इन्होंने एक नई डायरेक्शन भी दी थी टू बिहेवियरल स्टडीज इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. डी पॉइंट इज टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर. तो जो आमंड एंड वर्बा है दे कैटेगराइज्ड पॉलिटिकल कल्चर इनटू 3 टाइप्स: पैरोकियल, सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेंट कल्चर. जो पार्टिसिपेंट कल्चर है इट वॉज कंसिडर्ड द मोस्ट सुटेबल फॉर डेमोक्रेसी. ये जो कैटेगरीज थी ये हेल्प करती है इन अंडरस्टैंडिंग द पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड फैसिलिटेट द एनालिसिस ऑफ लेवल्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट. नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच. तो ये जो अप्रोच है ये एड करती है इन अंडरस्टैंडिंग द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में. और ये क्लैरिफाई करती है कि कैसे ये जो सिमिलर इंस्टीट्यूशन है ये यील्ड करते हैं इन डिफरेंट आउटकम्स इन डिफरेंट कंट्रीज. इट लिंक्स पॉलिटिक्स विद सोसाइटी कल्चर, देयरफॉर ये एक स्पेशल इम्पॉर्टेंस होल्ड करती है इन मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. सेकेंड इज मेजर अप्रोचेस टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. ऑप्शन ए, ट्रेडिशनल और इंस्टीट्यूशनल अप्रोच. तो दिस वॉज द अर्लीस्ट अप्रोच टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. ये इन्वॉल्व करते हैं द स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशन सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन. इनका जो प्राइमरी फोकस है इट वॉज ऑन फॉर्मल इंस्टीट्यूशन एंड लीगल स्ट्रक्चर्स. हाउएवर ये जो अप्रोच है इसने ये निगलेक्ट करता है पॉलिटिकल बिहेवियर और सोशल फैक्टर्स को. नाउ बिहेवियरल अप्रोच. तो जो बिहेवियरल अप्रोच है ये 20th सेंचुरी में इमर्ज हुई थी और ये क्या इन्वॉल्व करती हैं? साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर. बिहेवियरल अप्रोच क्या इन्वॉल्व करते हैं? साइंटिफिक स्टडी. ठीक है. इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स, एम्पेरिकल रिसर्च और इट मेड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स मोर साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव. नाउ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल अप्रोच.
तो इट इज़ डेवलप्ड बाय गैब्रियल आर्मंड। ये जो अप्रोच है इट स्टडीज वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम और उनके फंक्शंस, और इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स functions that political institutions perform within the society. Thus, it became possible to study both developed and developing systems. तो ये जो अप्रोच है ये it broadens the scope of comparative analysis. Now systems approach, तो it was developed by David Aston, ठीक है. According to this, पॉलिटिक्स जो है एक सिस्टम है विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट. ठीक है, ये जो अप्रोच है इट व्यूज पॉलिटिकल सिस्टम एज अ होलिस्टिक एंटिटी जो कि एड करता है, हेल्प करता है इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन पॉलिटिकल प्रोसेसेस. नाउ पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच, तो ये जो अप्रोच है इट एग्जामाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी. It emphasizes issues such as class struggle, capitalism, development and economic inequality. जो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है इट इज़ अ सिग्निफिकेंट कॉम्पोनेंट ऑफ दिस अप्रोच एंड इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स कि हाउ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स जो है ये इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिकल डिसीजंस को. थर्ड पॉइंट इज कंपैरेटिव एग्जामिनेशन ऑफ मेजर अप्रोचेस. तो पॉइंट ए इज डिफरेंस इन द फोकस ऑफ स्टडी. तो जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है इट फोकसेस ऑन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, वहीं पे जो बिहेवियरल अप्रोच है ये बिहेवियर ऑफ सिटीजन पे फोकस करते हैं. जो पॉलिटिकल कल्चरल अप्रोच है वो सोसाइटल वैल्यूज़ और माइंडसेट को, और जो सिस्टम और स्ट्रक्चरल अप्रोच है ये इट व्यू पॉलिटिकल सिस्टम एज अ होल. तो ईच अप्रोच जो है इनकी जो स्कोप ऑफ स्टडी है वो एक दूसरे से बहुत वेरी करती है. नेक्स्ट इज डिफरेंसेस इन मेथडोलॉजी एंड पर्सपेक्टिव. तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है इट वाज डिस्क्रिप्टिव एंड लीगलिस्टिक, वहीं पे जो बिहेवियरल अप्रोच है इट इज़ साइंटिफिक एंड एम्पेरिकल. तो जो पॉलिटिकल कल्चरल अप्रोच है इट अडॉप्ट्स अ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच है इट प्लेसेस ग्रेटर एम्फेसिस ऑन इकोनॉमिक फैक्टर्स, और ये लाती है डाइवर्सिटी टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर. तो द बिहेवियरल एंड पॉलिटिकल कल्चर अप्रोचेस आर कंसिडर्ड मोर इफेक्टिव फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल बिहेवियर. जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है ये लिमिटेड है टू फॉर्मल स्ट्रक्चर्स, और जो पॉलिटिकल कल्चरल अप्रोच है ये क्लैरिफाई करती है कि कैसे जो सिटीजन्स की वैल्यूज़ एंड बिलीव्स होते हैं ये पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, thereby enabling an in-depth analysis of politics. Next is utility in studying developing countries. तो जो structural, functional and system approach है they have proven very useful किसमें, in understanding the politics of developing countries. तो जो political culture approach है ये क्या एड करती है, ये डेमोक्रेटिक चैलेंजेस को समझने में हेल्प करती हैं. द ट्रेडिशनल अप्रोच फेल्स टू फुली इल्यूसिडेट द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ दीज सोसाइटीज़. देयरफॉर जो मॉडर्न अप्रोचेज है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कंसिडर हुआ करती हैं. नाउ लिमिटेशंस क्या है और क्रिटिसिज्म क्या है. तो जो पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच है इट इज़ क्रिटिसाइज्ड फॉर प्लेसिंग एक्सेसिव एम्फेसिस ऑन कल्चरल फैक्टर्स. तो जो पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच है इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि ये ज़्यादातर इम्पॉर्टेंस जो है वो कल्चरल फैक्टर्स की तरफ होता है इनका. और जो बिहेवियरल अप्रोच है इसको क्रिटिसाइज किया गया है कि इट निगलेक्ट्स अक्यूज ऑफ निगलेक्टिंग वैल्यूज़ एंड एथिक्स. और जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है इट डज नॉट गिव एडिक्वेट वेट टू सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स. नेवरदलेस ये सारे ही अप्रोचेस जो हैं ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं इन अंडरस्टैंडिंग दी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. नेक्स्ट कंक्लूजन इज वेरियस अप्रोचेस जो हैं दे हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच जो है ये एक नई डायरेक्शन देता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को बाय लिंकिंग पॉलिटिक्स टू द वैल्यूज़, बिलीव, सोशल बिहेवियर ऑफ सिटीजन्स. वहीं पे जो बिहेवियरल और इंस्टीट्यूशनल सिस्टम्स हैं एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोचेस जो है दे ऑल्सो मेड पॉलिटिकल एनालिसिस मोर कॉम्प्रीहेंसिव एंड साइंटिफिक. ईच अप्रोच जो है दे हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस, बट कलेक्टिवली ये हेल्प करते हैं इन गेनिंग अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपैरेटिव
politics. Next is question number 3. It is describe the main features of the proportional representation system के हमें features बताने हैं और में ऑप्शन है कि what is the mixed electoral system, how does it combine the features of both the first past the post system and the proportional representation system. तो हमें इसमें basically election system और उनके types को explain करना है. तो the electoral system, it forms a crucial foundation of democratic governance. थ्रू इट पब्लिक जो है वो इलेक्ट करती है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को. बहुत सारे टाइप के इलेक्टरल सिस्टम होते हैं, जैसे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम. ये सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट और इम्पॉर्टेंट है. जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का ऑब्जेक्टिव है वो ये है to provide representation to various political parties and groups in proportion to their vote share. Meanwhile, जो mixed electoral system है ये basically attempt करता है to establish a more balanced and representative arrangement by combining the features of both these systems. ये जो importance है इन सारे system का ये continuously grow करता है in modern democracies. नेक्स्ट इज मीनिंग एंड नेचर ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम. तो बेसिकली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का मीनिंग क्या है? तो ऑप्शन ए इज कंसेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. इन द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो सीट्स है दे आर एलोकेटेड इन पॉलिटिकल पार्टीज इन प्रपोर्शन टू द वोट्स दे रिसीव. तो बेसिकली जो सीट्स एलोकेट होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो उस पर होती है कि कितने प्रपोर्शन में उनको वोट मिला है. इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है टू इंश्योर करना कि जितनी भी पार्टी है उन इट रिसीव्स रिप्रेजेंटेशन कमेंसरेट विद इट्स एक्चुअल पब्लिक सपोर्ट. और ये इट ऑल्सो प्रोवाइड स्मॉलर पार्टीज एंड माइनॉरिटीज ग्रुप विद अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन. तो इसमें जो माइनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं और जो छोटी मोटी पार्टीज़ होती है उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है टू पार्टिसिपेट. ये सिस्टम जो है इट इंश्योर्स अ मोर इक्विटेबल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन. नेक्स्ट इज एनकरेजमेंट ऑफ अ मल्टी पार्टी सिस्टम. तो ये जो सिस्टम है इट फोस्टर्स मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी. स्मॉल एंड रीजनल पार्टीज कैन ऑल्सो प्ले एन इफेक्टिव रोल इन इलेक्शंस and it also allows space for diverse views and interest in politics. जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है ये और ज़्यादा ब्रॉडर और इंक्लूसिव होता जाता है. ऑप्शन सी मिनिमल वेस्टेज ऑफ वोट्स. तो अंडर द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो इम्पैक्ट है ऑफ मोस्ट वोट्स इज प्रिजर्व. वोट्स कास्ट फॉर अ पार्टी डू नॉट गो टू वेस्ट बिकॉज जो एलोकेशन है सीट्स की इट इज़ बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ वोट्स रिसीव. ये इन्हांस करता है वोटर के सेटिस्फैक्शन को और कॉन्फिडेंस को और ऑल्सो स्ट्रेंथन द डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी. नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर माइनॉरिटीज़ एंड वीकर सेक्शंस. तो ये जो सिस्टम है ये बेसिकली इट वैल्यूज सोशल एंड पॉलिटिकल डाइवर्सिटी and it also offers women, minorities and small groups a better opportunity to secure representation. Opportunity arise. ये जो it also makes democracy more inclusive और social justice को भी और political equality को भी foster करते हैं. Option E is challenge of political stability. तो ऑल्दो ये जो सिस्टम है ये रिप्रेजेंटेशन को ब्रॉडन करता है बट इट ऑल्सो लीड्स टू सिचुएशंस इन्वॉल्विंग कोलिशन गवर्नमेंट. एक मल्टी पार्टी सिस्टम होती है. इट ऑल्सो इंक्रीज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होता है वो भी स्लो डाउन हो जाता है. देयरफॉर इसका जो इफेक्टिवनेस है इट डिपेंड्स ऑन द प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस. ठीक है. नेक्स्ट इज की फीचर्स ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के की फीचर्स क्या क्या है. ऑप्शन ए इज एलोकेशन ऑफ सीट्स बेस्ड ऑन वोट परसेंटेज. तो द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ दिस सिस्टम इज कि इनके जो सीट्स होते हैं वो एलोकेट होते हैं टू द पार्टीज इन प्रपोर्शन टू द वोट्स दे रिसीव. इसके वजह से जो इलेक्शन रिजल्ट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा फेयर होते हैं और जो पब्लिक का एक्चुअल पॉलिटिकल प्रेफरेंस होता है वो रिफ्लेक्ट किया जाता है पार्लियामेंट में
maintaining a balance of representation. Next is party based election process. तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं सिस्टम के अंदर, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि वोटर्स जो है वो अपने वोटर कास्ट देयर बैलेट्स फॉर अ पार्टी रैदर देन अ इंडिविजुअल कैंडिडेट। तो मतलब वोटर जो है वो बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करता है, ठीक है, वो पार्टी के टुवर्ड्स लॉयल है, बट ही डजेंट इवन नो कि हु द लीडर इज़, कौन है वो लीडर, और वो उसको वोट करना चाहता हो ना चाहता हो उसके बेस पे नहीं, वो पार्टी के बेस पे वोट देते हैं। इट स्ट्रेंथेन्स पार्टी बेस्ड पॉलिटिक्स एंड गिव ग्रेटर इम्पोर्टेंस टू पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। नेक्स्ट इज ब्रॉड रिप्रेजेंटेशन। तो जो पॉलिटिकल द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो है ये रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है टू वेरियस सेक्शंस एंड रीजन्स, देयर बाय इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी इन पार्लियामेंट, डाइवर्स सोसाइटल इंटरेस्ट जो है एंड व्यू पॉइंट्स गेन अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, जिसकी वजह से जो डेमोक्रेसी है ये और भी ज़्यादा पार्टिसिपेटरी और रिप्रेजेंटेटिव होती है। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ कोalition पॉलिटिक्स। तो इस सिस्टम के अंदर इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एनी सिंगल पार्टी टू सिक्योर इन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। कंसिक्वेंटली जो कोalition गवर्नमेंट है ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली फॉर्म होती है। कोalition पॉलिटिक्स जो है इट फोस्टर्स कोऑपरेशन एंड कॉम्प्रोमाइज, ऑल्दो इट कैन समटाइम्स लीड टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। नाउ ई इज सेंस ऑफ डेमोक्रेटिक जस्टिस। तो ये जो सिस्टम है इट अश्योर्स वोटर्स कि इनका जो वोट अश्योर्स वोटर्स दैट देयर वोट मैटर्स। सपोर्टर्स ऑफ स्मॉल पार्टीज ऑल्सो गेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो जो स्मॉल पार्टीज़ के सपोर्टर्स होते हैं उन्हें भी एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है, और ये स्ट्रेंथन करता है सेंस ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस विद इन द डेमोक्रेसी, एंड इट ऑल्सो बूस्ट पब्लिक का कॉन्फिडेंस और legitimacy. Third is mixed electoral system and its integration. A is concept of the mixed electoral system. तो जो mixed electoral system है it is one that combines elements of both the first past the post or the proportional representation system. In this arrangement जो some representatives are elected from direct constituencies, वहीं पे कुछ while other seats जो है वो allocate की जाती है पार्टीज़ को based on their vote percentage. इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है इट इज़ टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन स्टेबिलिटी एंड रिप्रेजेंटेशन। ये जो सिस्टम है ये बेसिकली अडॉप्ट हुआ है इन मैनी डेमोक्रेसी, मॉडर्न डेमोक्रेसी बेसिकली। नाउ बी पॉइंट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ द फर्स्ट पास द पोस्ट फीचर्स। तो इस सिस्टम के अंदर जो वोटर्स है दे डायरेक्टली इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव फॉर देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी, and they also maintain a direct link between the representative and voter. लोकल इश्यूज और रीजनल इंटरेस्ट जो है उनको प्रायोरिटाइज किया जाता है और ये इंक्रीज कर देते हैं द लाइकलीहुड ऑफ स्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फीचर्स। इन अ मिक्स्ड सिस्टम पार्टीज जो हैं उन्हें एलोकेट किया जाता है एडिशनल सीट्स उनके बेसिकली टोटल वोट परसेंटेज के बेस पे, और ये इंश्योर करता है रिप्रेजेंटेशन फॉर स्मॉलर पार्टीज एंड माइनॉरिटीज़ एज वेल। इलेक्शन के जो रिजल्ट्स होते हैं वो और फेयर होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं और पॉलिटिकल डाइवर्सिटीज़ को अकोमोडेट करके होते हैं। डी इज़ बैलेंसिंग स्टेबिलिटी एंड रिप्रेजेंटेशन। तो जो मिक्स्ड इलेक्ट्रल सिस्टम है इट स्ट्राइव्स टू इंश्योर बोथ अ स्टेबल गवर्नमेंट एंड अ ब्रॉड रिप्रेजेंटेशन। इट स्टेब्लिशेस बैलेंस बिटवीन मेजॉरिटी बेस्ड गवर्नेंस और एक डेमोक्रेटिक इंक्लूजन में, जिसके वजह से जो गवर्नेंस है इट बिकम्स मोर इफेक्टिव एंड रिप्रेजेंटेटिव। इट इज़ कंसिडर्ड अ हाईली प्रैक्टिकल अप्रोच इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। ई इज़ लिमिटेशंस एंड क्रिटिसिज्म। तो जो मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम है इट इज़ कंसिडर्ड रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स। ये जो प्रोसेस है इट कैन समटाइम्स बी डिफ़िकल्ट फॉर वोटर्स टू ग्रास्प। कुछ क्रिटिक्स जो है वो आर्ग्यू करते हैं कि ये जो है इट मेक्स पॉलिटिकल सिस्टम मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉस्टली। नेवरथिलेस इट इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज एन इफेक्टिव सिस्टम फॉर बैलेंसिंग रिप्रेजेंटेशन एंड स्टेबिलिटी। नाउ कंक्लूजन।
तो कंक्लूजन में हम लिखेंगे कि जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट मीन्स है ऑफ इंश्योरिंग ब्रॉड और फेयर रिप्रेजेंटेशन का इन अ डेमोक्रेसी, और ये इक्विटेबल पार्टिसिपेशन प्रोवाइड करता है फॉर वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, सोशल ग्रुप्स एंड माइनॉरिटीज़। मीनवाइल जो मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम है इट अटेम्प्ट्स टू बैलेंस स्टेबिलिटी किन दो सिस्टम्स के बीच में, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। दस ये जो सिस्टम्स है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन एंड पॉलिटिकल लेजिटिमेसी इन मॉडर्न democracies. Question 4 is critically analyze the key features of the democratic system of governance. और में क्या क्वेश्चन है, एग्जामाइन द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग पॉलिटिकल सिस्टम्स इन द मॉडर्न एरा। आंसर इज डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन द मॉडर्न एज। जो जनरल मीनिंग है डेमोक्रेसी का इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है ये तो हमने हमेशा से पढ़ी है कि डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। इस सिस्टम के अंदर जो पब्लिक है वो पार्टिसिपेट करती है गवर्नेंस के अंदर बाय इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, हम अपने बिहाफ पे अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं। इन मॉडर्न टाइम्स जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये बेसिकली क्लासीफाई हो रखे हैं डेमोक्रेटिक, अथॉरिटेरियन और मोनार्कियल एंड मिक्स्ड सिस्टम्स के अंदर। क्राइटेरिया सच एज द नेचर ऑफ द पावर, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स जो है उनका यूज़ होता है टू क्लासीफाई दीज सिस्टम्स। ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है गवर्नेंस का वो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है इन द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स कैरेक्टर्स, ऑल्दो इट ऑल्सो फेसेस सर्टेन लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस। तो मेन बॉडी के अंदर फर्स्ट पॉइंट है हमारा की फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। पॉइंट ए इज पीपल सोवरेंटी एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो इन अ डेमोक्रेसी अल्टीमेट अथॉरिटी जो है वो लोगों के पास होती है। सिटीजन्स जो है वो एंगेज करते हैं इन द पॉलिटिकल सिस्टम बेसिकली थ्रू इलेक्शंस, पब्लिक ओपिनियन, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते के इन सारी चीज़ों के थ्रू। ये जो है ये स्ट्रेंथन करता है लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो रेगुलर, फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं। रेगुलर मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इंटरवल के बाद। थ्रू इलेक्शंस जो पब्लिक है इट सिलेक्ट्स इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसके वजह से इट इनेबल्स द पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर। इलेक्शंस जो है दीज आर कंसिडर्ड एज द फंडामेंटल कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी। सी इज फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम्स। तो डेमोक्रेसी जो है इट ग्रांट्स सिटीजन्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, रिलीजन, एसोसिएशन एंड द प्रेस। सिटीजन्स का जो फंडामेंटल राइट्स है इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड एंड इट ऑल्सो सेफगार्ड्स इंडिविजुअल डिग्निटी एंड लिबर्टी। डेमोक्रेसी जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है ऑन ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट इज रूल ऑफ लॉ। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोथ सिटीजन्स एंड रूलर्स आर सब्जेक्ट टू द लॉ। एवरीवन इज कंसिडर्ड इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ। ठीक है, हर कोई इक्वल है लॉ के अंदर, जिसके वजह से जो वेगनेस है और अथॉरिटेरियनिज्म है गवर्नमेंट का वो चेक में रहता है कि मतलब कोई अपनी पावर का बेसिकली मिसयूज तो नहीं कर रहा। द जुडिशरी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ। नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्पॉन्सिव एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट। तो अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है इट इज़ अकाउंटेबल टू द पीपल एंड द पार्लियामेंट। अगर जो गवर्नमेंट है इट फेल्स टू मीट पब्लिक एक्सपेक्टेशन, यानी लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है उसको फुलफिल करने में गवर्नमेंट नाकाम होती है, तो गवर्नमेंट को बेसिकली नेक्स्ट जो इलेक्शंस होंगे उसमें सिटीजन्स उन्हें इलेक्ट ना करके अपनी पावर का यूज़ कर सकते हैं। इसके वजह से गवर्नमेंट के अंदर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो ए पॉइंट इज पॉजिटिव फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो डेमोक्रेसी है इट प्रोवाइड्स पीपल विद अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन, और इट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल लिबर्टी एंड ह्यूमन राइट्स। पावर जो है इट इज़ डिसेंट्रलाइज्ड विद इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम।
making governance more responsive and legitimate. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉब्लम ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म। तो डेमोक्रेसी के अंदर जो रूल है वो रूल बाय द मेजोरिटी कैन समटाइम्स लीड टू द निगलेक्ट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो मतलब बेसिकली मेजोरिटी पे ज़्यादा एम्फोसिस किया जाता है, तो अगर कई बारी क्या होता है मेजोरिटी को कंसिडर करते करते जो माइनॉरिटी के इंटरेस्ट है वो निगलेक्ट हो जाते हैं। कई बारी इनकरेक्ट डिसीजन में ऑल्सो भी टेकन इन द नेम ऑफ द मेजोरिटी। ऐसा हो सकता है कि मेजोरिटी जिसे सपोर्ट कर रही हो वो डिसीजन इनकरेक्ट हो। ठीक है, दिस कैन क्रिएट सोशल एंड पॉलिटिकल इम्बैलेंसेस, देयरफॉर प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी राइट्स इज एसेंशियल इन अ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट पॉइंट इज इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड मसल पावर। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में मनी पावर और मसल पावर का भी इन्फ्लुएंस होता है इन द इलेक्टोरल प्रोसेसेस। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो प्रायोरिटाइज करती है द इंटरेस्ट ऑफ वेल्दी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जिसके वजह से इम्पार्शियलिटी होती है, जिसके दिस अफेक्ट्स द इम्पार्शियलिटी ऑफ डेमोक्रेसी। करप्शन और क्रिमिनलाइजेशन जो है पॉलिटिक्स में ये भी इमर्ज होने लग जाता है एज मेजर चैलेंजेस। देन डिले इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है डेमोक्रेटिक सिस्टम में वो बहुत ज़्यादा स्लो है। ठीक है, इट इज़ नेसेसरी टू बिल्ड अ कंसेंसस अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस, पार्टीज एंड ग्रुप्स। इसके वजह से बहुत सारे डिसीजंस में डिले होता है। तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर डिसीजन में हमें पता है जैसे राज्यसभा, लोकसभा, फिर प्रेसिडेंट पे, मतलब इन सारी चीज़ों में हमें कंसेंसस यानी हामी चाहिए होती है बहुत सारे इंस्टीट्यूशन की, जिसके वजह से डिसीजन में बहुत बारी डिले हो जाता है। नेक्स्ट इज पोटेंशियल फॉर द मिसयूज ऑफ पब्लिक ओपिनियन। तो डेमोक्रेसी के अंदर इन अ डेमोक्रेसी प्रोपोगेंडा, द मीडिया एंड इमोशनल इश्यूज आर यूज टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन। लीडर्स जो हैं वो सपोर्ट गेन करते हैं बाय मिसलीडिंग द पब्लिक, जिसके वजह से जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसकी क्वालिटी अफेक्ट होती है। देयरफॉर एन इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी इज एसेंशियल इन द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। थर्ड पॉइंट इज मेन क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन मॉडर्न टाइम्स। ए पॉइंट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ पावर। तो जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये क्लासीफाई होते हैं बेस्ड ऑन वेयर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर लाइज। ठीक है, डेमोक्रेसी के अंदर जो पावर है ये डराइव होता है पीपल से, वेयर एज मोनार्की के अंदर पावर जो है वो किंग और डायनेस्टी पे बेस्ड होती है, और अथॉरिटेरियन सिस्टम्स के अंदर पावर जो होती है इट इज़ कंसनट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। ठीक है, कुछ लोगों के हाथ में होती है या फिर पार्टीज के हाथ में होती है। बेस्ड ऑन सिविल राइट्स एंड फ्रीडम्स। तो पॉलिटिकल सिस्टम्स आर ऑल्सो क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सिविल लिबर्टीज। ठीक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम्स जो होते हैं दे वैल्यू सिविल राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अथॉरिटेरियन सिस्टम्स में क्या होता है, राइट्स जो है वो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। ये क्राइटेरिया क्लैरिफाई करता है द नेचर ऑफ द रिजाइन। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो कुछ पॉलिटिकल सिस्टम्स के अंदर जो पब्लिक है इट हैज़ द अपॉर्चुनिटी कि वो एक्सटेंसिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर सके, वाइल इन अदर्स इट इज़ लिमिटेड। डेमोक्रेसी अलाउ करती है इलेक्शंस के लिए एंड फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। वहीं पे जो अथॉरिटेरियन सिस्टम है यहाँ पे जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है ये बहुत हद तक कंट्रोल्ड है। डी पॉइंट है बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो पॉलिटिकल सिस्टम जो है दे आर ऑल्सो कैटेगराइज इनटू यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम्स। यूनिटरी सिस्टम के अंदर जो पावर है ये सेंटर में कंसंट्रेटेड है, वहीं पे जो फेडरल सिस्टम है वो डिवाइडेड है सेंटर और स्टेट्स के बीच में, और जिसके वजह से इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। नेक्स्ट ई पॉइंट इज इकोनॉमिक एंड आइडियोलॉजिकल बेसिस। तो जो पॉलिटिकल सिस्टम हैं दे आर ऑल्सो क्लासीफाइड बेस्ड ऑन द कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज। वेरियस सिस्टम्स जो हैं वो इवॉल्व होते हैं अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड द रोल ऑफ द स्टेट। ये हेल्प करता है इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स। इसका जो पर्सपेक्टिव है इट इज़ कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट इन मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। नाउ कंक्लूजन। सो इन कंक्लूजन डेमोक्रेसी जो है ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सिस्टम है ऑफ गवर्नेंस इन द मॉडर्न वर्ल्ड।
founded on the principles of popular sovereignty, liberty, equality and political participation. इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट रेंडर इट मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड अकाउंटेबल देन अदर पॉलिटिकल सिस्टम्स. ऑल्दो ये जो चैलेंजेस है, जैसे कि एज द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी पावर, मेजोरिटेरियनिज्म एंड डिलेज इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये भी एग्जिस्ट करते हैं. मीनवाइल जो मॉडर्न एरा है, इसमें जो पॉलिटिकल सिस्टम्स है, ये बहुत क्लासिफाइड है बेस्ड ऑन पावर, अथॉरिटी, पार्टिसिपेशन एंड आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस. Though these criteria, the nature and functioning of various political systems can be better understood. Now question number 5th is outline the main features of the FPTP and mixed electoral system. तो यानी हमें इसमें फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और मिक्स्ड इलेक्ट्रल सिस्टम्स के बारे में एक्सप्लेन करना है. वहीं पे सेकंड क्वेश्चन भी सिमिलर ही है कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के मेन फीचर्स को डिस्क्राइब करो. तो इंट्रोडक्शन में हम इलेक्ट्रल सिस्टम के बारे में बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रल सिस्टम है, इट होल्ड्स अ क्रूशियल प्लेस इन डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस. ये डिटरमाइन करता है पब्लिक वोट्स जो है, हाउ दे आर ट्रांसलेटेड इनटू रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रल सिस्टम्स जो है वो प्रेवलेंट है मॉडर्न डेमोक्रेसी में, और इन सभी में से जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है और जो मिक्स्ड इलेक्ट्रल सिस्टम है, ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है. तो FPTP सिस्टम में कैंडिडेट हु सिक्योर्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इज डिक्लेयर्ड द विनर, वेरएज जो मिक्स्ड इलेक्ट्रल सिस्टम है, इट कंबाइंस द एलिमेंट्स. यानी मिक्स्ड इलेक्ट्रल सिस्टम जो है वो दोनों के एलिमेंट कंबाइन करता है. कौन सी दोनों सिस्टम के? फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्ट्रल सिस्टम के और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के. फर्स्ट पॉइंट इज मीनिंग ऑफ द FPTP सिस्टम. तो ये जो कंसेप्ट है, फर्स्ट पास द पोस्ट वोटिंग इज एन इलेक्ट्रल सिस्टम जिसके अंदर जो कैंडिडेट है, he receives the highest who receives the highest number of votes in a constituency is considered the winner. तो इसमें सिंपल है कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वो विनर बन जाएगा. अब an absolute majority is not required. Securing more votes than the other candidates is sufficient. This system is prevalent in India, Britain and many other countries. तो इसमें आपको मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है. इसमें है कि आप एक वोट ज़्यादा भी लेकर आ जाओ ना अदर पार्टी से, तो इसमें आपको आप विनर कंसिडर किए जाओगे. नेक्स्ट इज बी पॉइंट इज सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी. तो इस सिस्टम के अंदर देयर इज ओनली वन रिप्रेजेंटेटिव हु इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसीज. वोटर जो है वो अपने वोट्स कास्ट करते डायरेक्टली फॉर द कैंडिडेट इन देयर एरिया. इसके वजह से एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है बिटवीन द वोटर एंड द रिप्रेजेंटेटिव, जिसके वजह से इट हेल्प्स इंश्योर कि जो लोकल इश्यूज हैं उनको रिप्रेजेंटेशन मिले. नेक्स्ट पॉइंट इज मेन फीचर्स ऑफ द FPTP सिस्टम. फर्स्ट इज सिंपल एंड क्लियर सिस्टम. इसमें कुछ ज़्यादा बेसिकली वेगनेस नहीं है या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है. ये बहुत ज़्यादा सिंपल इलेक्ट्रल सिस्टम है. वोटर्स जो हैं वो अपने वोट कास्ट करते हैं टू अ सिंगल कैंडिडेट, और कैंडिडेट जो कि सबसे ज़्यादा वोट्स होते हैं वो, दिस मेक्स द इलेक्शन प्रोसेस लेस कॉम्प्लेक्स एंड ईजियर फॉर द जनरल पब्लिक टू कॉम्प्रीहेंड. नेक्स्ट बी पॉइंट इज पॉसिबिलिटी ऑफ अ स्टेबल गवर्नमेंट. तो जो FPTP सिस्टम है, इट ऑफन बेनिफिट्स लार्ज पॉलिटिकल पार्टीज and it increases the likelihood of a single party securing a clear majority. Consequently, the formation of a stable government becomes possible और जो need है coalition की is relatively reduced. C point is direct relationship between representative and voter. तो इस सिस्टम के अंदर जो वोटर्स है, they directly elect the representative for their constituency. Hence it ensures कि जो रिप्रेजेंटेटिव है, इट रिमेन्स मोर अकाउंटेबल टू द पब्लिक एंड रिस्पॉन्सिव टू द लोकल इशूज़. ठीक है, सिटीजन्स जो हैं एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इमर्ज करते हैं बिटवीन देम एंड रिप्रेजेंटेटिव. डी पॉइंट इज डिफ़िकल्टी फॉर स्मॉल पार्टीज़. तो इसमें क्या होता है, जो स्मॉल और रीजनल पार्टीज़ होती हैं ना, उनके लिए थोड़ी डिफ़िकल्टीज हो जाती है कि वो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता उन्हें अंडर द FPTP सिस्टम. क्यों? क्योंकि जो पार्टी होती है, इट मे रिसीव अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वोट्स बट सिक्योर फ्यूअर सीट्स, जिसके वजह से एक डिस्पैरिटी यानी
बेसिकली गैप रह जाता है इन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट ई पॉइंट इज पॉसिबिलिटी ऑफ वेस्टेड वोट्स। तो इस सिस्टम में जो वोट्स कास्ट किए गए हैं कैंडिडेट्स के द्वारा अदर देन द विनर डू नॉट ट्रांसलेट इनटू रिप्रेजेंटेशन रिजल्टिंग इन अ लार्ज नंबर ऑफ वोट्स गोइंग टू वेस्ट। तो मान लो जैसे पार्टी ए है, ठीक है, फिर बी है और फिर सी है। सी को मिल जाते हैं 51 वोट्स, ठीक है, इन्हें भी मिलते हैं 30 के अराउंड, ठीक है, मान लो 39 या फिर 40 इन्हें भी 39, चलो लेट्स अज्यूम 39, ठीक है, और इन्हें मिलते हैं 40 वोट्स या फिर 45, लेट्स अज्यूम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अब जो पार्टी विनर है, ऑफ कोर्स क्लियर विनर है पार्टी ए, क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट्स है, ठीक है। अब ये जो वोट्स है ना, ये वेस्ट है, इनको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन किया गया इस पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट 3 इज मीनिंग एंड नेचर ऑफ द मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम। सो पॉइंट ए, कंसेप्ट ऑफ द मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम। तो मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम जो है, इट इज़ एन अरेंजमेंट दैट कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ बोथ एफपीटीपी और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ठीक है। कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, वाइल कुछ अदर जो सीट्स है दे आर एलोकेटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज बेस्ड ऑन देयर वोट शेयर, ठीक है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इट इज़ टू इंश्योर बोथ स्टेबिलिटी एंड रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज सिस्टम ऑफ डुअल रिप्रेजेंटेशन। तो इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, वोटर्स जनरली कास्ट 2 टाइप्स ऑफ वोट्स, वन फॉर लोकल कैंडिडेट एंड अनदर फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी। It ensures representation at both local and national levels, making democracy more balanced and providing opportunities for diverse political groups. Fourth point is key features of the mixed electoral system. तो combination of fourth point का A पढ़ रहे हैं हम, combination of FPTP and proportional representation। तो इसका first feature ही यही है कि एक combination है FPTP और proportional representation का। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्मॉल पार्टीज़ एंड माइनॉरिटीज़। तो इस सिस्टम के अंदर जो स्मॉल पार्टीज़ होती है उन्हें भी एक रिप्रेजेंटेशन मिलता है बेस्ड ऑन देयर वोट शेयर, जिसके वजह से पॉलिटिकल डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को ये फोस्टर करता है। नेक्स्ट इज बैलेंस बिटवीन स्टेबिलिटी एंड रिप्रेजेंटेशन। तो जो मिक्स्ड सिस्टम है, इट सीक्स टू स्ट्राइक अ बैलेंस, ठीक है, ये एक बैलेंस मेंटेन करता है ये सिस्टम बिटवीन a stable government and a fair representation, ठीक है, and it also accommodates diverse viewpoints while maintaining political stability. D point is minimal wastage of votes, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, क्योंकि इसमें प्रोपोर्शनल एलिमेंट भी इंक्लूडेड होता है, तो जो वेस्टेज ऑफ वोट्स है वो रिलेटिवली लो होते हैं एज कंपेयर टू एफपीटीपी सिस्टम। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस। तो जो मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये मिक्सचर है दोनों ही सिस्टम का, ठीक है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन और कैलकुलेशन है सीट्स की, ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है एट टाइम्स, ठीक है। नाउ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव एफपीटीपी वर्सेस मिक्स्ड सिस्टम का कंपैरिजन पढ़ते हैं। तो डिफरेंस क्या क्या है रिप्रेजेंटेशन में, पहले तो जो एफपीटीपी सिस्टम है ये लार्ज पार्टीज़ को बेनिफिट करती है, वहीं पे जो मिक्स्ड सिस्टम है ये क्या करती है, स्मॉल पार्टीज़ और माइनॉरिटीज़ को बेनिफिट करते हैं। जो मिक्स्ड सिस्टम है, इट इज़ कंसिडर्ड मोर इंक्लूसिव, है ना, और इट इन्हांसेस डेमोक्रेटिक डाइवर्सिटी एंड द रिजल्ट्स इन मोर बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेबिलिटी एंड डाइवर्सिटी। तो जो एफपीटीपी सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव है टू फॉर्म स्टेबल गवर्नमेंट्स, और जो मिक्स्ड सिस्टम है इट कैरीज अ हायर लाइक्लीहुड ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट्स। इसके वजह से इट रिफ्लेक्ट्स पॉलिटिकल डाइवर्सिटी मोर इफेक्टिवली, ठीक है। दोनों ही जो सिस्टम्स है दे हैव देयर ओन रिस्पेक्टिव एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। नाउ कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में हम पढ़ेंगे जो एफपीटीपी सिस्टम है, it is popular in many democracies worldwide due to its simplicity, stability and direct representation. वहीं पे जो मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम है ये एक बैलेंस क्रिएट करता है बिटवीन रिप्रेजेंटेशन एंड स्टेबिलिटी। वहीं पे जो एफपीटीपी सिस्टम है वो लार्ज पार्टीज़ को बेनिफिट करती है, और जो मिक्स्ड पार्टी सिस्टम है ये क्या है,
It basically supports the smaller parties and minorities parties as well. ठीक है, तो इसीलिए दोनों ही सिस्टम जो है एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है इन द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टी ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टी सिस्टम. डिस्कस द वेरियस टाइप्स. ठीक है, और में क्वेश्चन है क्रिटिकली इवेल्युएट द टू पार्टी सिस्टम. टू पार्टी सिस्टम को क्रिटिकली इवेल्युएट करना. तो पहले तो इंट्रोडक्शन, हम अगर फर्स्ट का आंसर करेंगे तो सेकंड का उसी में बेसिकली कवर हो जाएगा. ठीक है, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं दे आर अ क्रूशियल फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नेंस. वो एक ब्रिज की तरह एक्ट करते हैं बिटवीन पब्लिक एंड द गवर्नमेंट और रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर शेपिंग पब्लिक लीडरशिप एंड पॉलिसीज. जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस होती है ये दीज आर अंडरस्टूड बेस्ड ऑन की स्ट्रक्चर क्या है पॉलिटिकल पार्टीज का, इनका जो स्टेटस है विद इन वेरियस कंट्रीज. बोथ पार्टी ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टी सिस्टम आर सिग्निफिकेंट कंसेप्ट्स इन पॉलिटिकल साइंस. पार्टी ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी. वहीं पे जो पार्टी सिस्टम है इट इल्यूशिडेट्स नंबर, competition or interrelationships of various political parties within a country. Now, first is difference between party organization and party system. क्या क्या डिफरेंस है पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में और पार्टी सिस्टम में. तो फर्स्ट पॉइंट इज डिफरेंस बेस्ड ऑन मीनिंग. तो जो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन होती है इट रेफर्स टू द इंटरनल स्ट्रक्चर, मेंबरशिप, लीडरशिप एंड फंक्शनिंग ऑफ अ स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी. इन कंट्रास्ट जो पार्टी सिस्टम होती है इट रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल अरेंजमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन अ कंट्री. ठीक है, एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप्स. दस जो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है ये एक नैरो कंसेप्ट है और वहीं पे जो पार्टी सिस्टम है ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है. बी पॉइंट इज डिफरेंस इन द फोकस ऑफ स्टडी. तो जो फोकस ऑफ पार्टी है पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है इट इज़ द इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक पार्टी and it involves studying leadership, discipline, membership and organizational structure. वहीं पे स्टडी ऑफ पार्टी सिस्टम जो है ये फोकस करती है ऑन द कंपटीशन, अलायंसेस और पावर डायनामिक्स में अमंग वेरियस पार्टीज. सी पॉइंट इज डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव्स. तो जो ऑब्जेक्टिव है पार्टी ऑर्गेनाइजेशन का इज टू मेक अ पार्टी स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव, स्ट्राइविंग फॉर इलेक्टोरल सक्सेस एंड पब्लिक सपोर्ट. कन्वर्सली जो ऑब्जेक्टिव है पार्टी सिस्टम का इट इज़ टू ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, देयर बाय फैसिलिटेटिंग द डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस. डी ऑप्शन इज डिफरेंस इन स्कोप. तो जो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है वो लिमिटेड है सिंगल पॉलिटिकल पार्टी तक. ठीक है, और जो पार्टी सिस्टम है इट हाउएवर एनकम्पासेस द एंटायर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड ऑल पार्टीज. कंसिक्वेंटली जो स्कोप है पार्टी सिस्टम का वो बहुत ज़्यादा ब्रॉडर है. ई पॉइंट इज डिफरेंस बेस्ड ऑन एग्जाम्पल. इनके एग्जाम्पल के बेस पे डिफरेंस. तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर है पार्टी का लाइक द कांग्रेस और द बीजेपी इट सर्व्स एन एग्जाम्पल ऑफ अ पार्टी ऑर्गेनाइजेशन. इंडिया का जो मल्टी पार्टी सिस्टम है और जो ब्रिटेन का टू पार्टी सिस्टम है ये एक एग्जाम्पल है ऑफ पार्टी सिस्टम. नाउ मेजर टाइप्स ऑफ पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस. फर्स्ट इज कैडर पार्टी. तो जो कैडर पार्टीज है दे हैव अ लिमिटेड मेंबरशिप बट जो मेंबर्स होते हैं दे आर हाईली ट्रेन्ड एंड डिसिप्लिन. ठीक है, ये जो पार्टीज हैं दे प्लेस ग्रेटर एम्फोसिस ऑन आइडियोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन. लीडरशिप कंट्रोल रिमेन स्ट्रॉन्ग. कम्युनिस्ट पार्टीज जो हैं ये इसके प्राइम एग्जाम्पल्स है इस ऑर्गेनाइजेशन के. नेक्स्ट इज मास पार्टी. तो जो मास पार्टीज है दे स्ट्राइव टू रिक्रूट एज मैनी मेंबर्स एज पॉसिबल. ठीक है, इनका जो ऑब्जेक्टिव है इट इज़ टू गार्नर ब्रॉडर पब्लिक सपोर्ट. ठीक है, इन इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स ये जो पार्टीज है दे मेंटेन कंटिन्यूस कंटेक्ट विद द पीपल. अधिकतर पार्टीज जो है मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर दे फॉल इनटू दिस कैटेगरी. सी इज कैच ऑल पार्टी. इस पार्टी में इंस्टेड ऑफ बीइंग लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक क्लास ये जो पार्टीज हैं दे अटेम्प्ट टू सिक्योर सपोर्ट फ्रॉम ऑल क्लासेस एंड ग्रुप्स. ठीक है, ये प्रायोरिटाइज करते हैं प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स को ओवर आइडियोलॉजी.
इनका जो प्राइमरी गोल है वो ये है कि लार्ज नंबर ऑफ सीट्स जो है वो ये विन कर सके इलेक्शंस के अंदर, और इन पार्टीज़ का जो इन्फ्लुएंस होता है ये और भी ज़्यादा बढ़ रहा है मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ के अंदर। नेक्स्ट इज़ रिवोल्यूशनरी पार्टी। तो जो रिवोल्यूशनरी पार्टीज़ होती हैं दे सीक टू ट्रांसफॉर्म द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, जो अभी का पॉलिटिकल सिस्टम है ये बेसिकली उसको ट्रांसफॉर्म करने की बात करते हैं। दे रिगार्ड सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज एज देयर मेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इनका जो मेजर एम होता है वो ये होता है कि ये प्रॉपर सोशल और पॉलिटिकल चेंज लेकर आएंगे। इनकी जो आइडियोलॉजी होती है इट इज़ ऑफन रेडिकल एंड ट्रांसफॉर्मेटिव। सच पार्टीज हैव बीन एक्टिव इन वेरियस सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट मूवमेंट्स। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव पार्टी। तो जो रिप्रेजेंटेटिव पार्टीज होती है दे रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ डाइवर्स सोशल क्लासेस एंड ग्रुप्स। ठीक है, वो पब्लिक इश्यूज को भी रेज करते हैं थ्रू इलेक्शंस एंड पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स। ठीक है, और वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं इन डेमोक्रेटिक सिस्टम्स, एक्टिंग एज अ लिंक बिटवीन द पब्लिक एंड द गवर्नमेंट। नाउ मेजर टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम। तो कौन कौन से पार्टी के टाइप्स होते हैं? वन पार्टी सिस्टम। तो वन पार्टी सिस्टम में क्या होता है, एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी होती है जिसके पास सारी पावर्स होती है। अदर पार्टीज जो है उनका कोई इन्फ्लुएंस होता ही नहीं है, दे कांट इवन कंटेस्ट इलेक्शन, जिसका है चाइना एग्जाम्पल। नाउ टू पार्टी सिस्टम। तो जो टू पार्टी सिस्टम होती है इसमें क्या होता है, दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज होती है जो एक डोमिनेंट रोल प्ले करती है पॉलिटिक्स के अंदर। पावर जो है बेसिकली इन्हीं दो पार्टी के बीच में शिफ्ट होती रहती है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ये इसके प्राइम एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज मल्टी पार्टी सिस्टम। तो जो मल्टी पार्टी सिस्टम है इसके अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो एक्टिव होती हैं, बट नो सिंगल पार्टी सिक्योर्स इन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ठीक है, देर इज़ अ हाई लाइकलीहुड ऑफ कोalition गवर्नमेंट। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी पार्टीज बेसिकली कंबाइन होती है। इंडिया इज़ अ सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस सिस्टम। नेक्स्ट इज डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। तो जैसे मल्टीपल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं एक सिस्टम के अंदर, तो वन पार्टी मेंटेन्स अ डोमिनेंट पोजीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड, और फिर अदर पार्टीज पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस, येट अ सिंगल पार्टी एग्जर्ट्स द ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन पावर। ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसे जो कांग्रेस पार्टी है उनका पोजीशन जो है इंडिया में वो बना रहा था, एंड दैट टू फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। नेक्स्ट इज कोलिशन पार्टी सिस्टम। तो जब कोई सिंगल पार्टी, व्हेन नो सिंगल पार्टी सिक्योर्स अ क्लियर मेजॉरिटी, तो मल्टीपल पार्टीज जो है वो ज्वाइन करती हैं टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। ठीक है, इसी को हम कहते हैं कोलिशन सिस्टम। फोर्थ पॉइंट इज ऑफ द टू पार्टी सिस्टम क्रिटिकल इवेल्युएशन। तो अब हमें टू पार्टी सिस्टम का क्रिटिकल इवेल्युएशन करना है। तो फर्स्ट पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेबल गवर्नमेंट। तो जो ग्रेटेस्ट एडवांटेज है टू पार्टी सिस्टम का वो ये है कि ये फॉर्मेशन करती है एक स्टेबल गवर्नमेंट का। ठीक है, ड्यू टू अ क्लियर मेजॉरिटी जो गवर्नमेंट है इट रिमेन्स स्ट्रांग एंड इफेक्टिव। जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है इट इज़ एक्सपीडिटेड एंड कंटिन्यूटी इन गवर्नेंस इज मेंटेन्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लियर अकाउंटेबिलिटी। तो ये जो सिस्टम है जो इसमें पब्लिक कैन इजीली डिटरमाइन कि कौन रिस्पॉन्सिबल है फॉर गवर्नमेंट सक्सेस एंड फेलियर। जो रोल्स है रूलिंग पार्टी के एंड दी ऑपोजिशन दे आर क्लियरली डिफाइंड, और ये स्ट्रेंथन करता है डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को एंड इंश्योर्स इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट। सी इज सिंप्लिसिटी इन द इलेक्ट्रल प्रोसेसेस। तो जो इलेक्ट्रल प्रोसेस है इट बिकम्स रिलेटिवली सिंपल बिकॉज जो वोटर्स है दे फेस लिमिटेड चॉइसेस, देयर इज लेस कन्फ्यूजन रिगार्डिंग गवर्नमेंट फॉर्मेशन एंड इलेक्शन रिजल्ट्स आर क्लियर एंड डिक्लेयर्ड क्विकली, जिसके वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन्हेंस होती है। डी इज मार्जिनलाइजेशन ऑफ स्मॉल पार्टीज। तो एक मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ द टू पार्टी सिस्टम ये है कि जो स्मॉल पार्टीज और माइनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं दे ऑफन फेल, वो इन्हें एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिल ही नहीं पाता। पॉलिटिक्स जो है ये बेसिकली दो ग्रुप्स, दो मेजर पार्टीज के बीच में पावर क्या होती है, ट्रांसफ़र होती रहती है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल पोलराइजेशन।
तो इंटेंस कंपटीशन जो होता है टू मेजर पार्टीज़ के बीच में, इसके वजह से कभी कभार जो आइडियोलॉजिकल डिविजन्स हैं वो सोसाइटी के अंदर प्रॉस्पर करने लग जाते हैं। द स्पिरिट ऑफ पॉलिटिकल कंसेंसस एंड कॉपरेशन जो है वो इट में बी वीकन, जिसके वजह से टेंशन क्रिएट हो सकती है इन द डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट। नाउ कंक्लूजन। तो कंक्लूजन के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो पार्टी सिस्टम्स है ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के। ठीक है, जो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है डिफाइंस अ पार्टीज इंटरनल स्ट्रक्चर। जो पार्टी सिस्टम है इट रिफ्लेक्ट्स द स्टेटस एंड competitive डायनामिक्स ऑफ पार्टीज विद इन द ब्रॉडर पॉलिटिकल लैंडस्केप। और जो वन पार्टी, टू पार्टी और मल्टी पार्टी सिस्टम है दे हैव इवॉल्व्ड इन रिस्पॉन्स टू द स्पेसिफिक सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। वहीं पे जो टू पार्टी सिस्टम है दे ऑफर स्टेबिलिटी एंड क्लियर अकाउंटेबिलिटी, और ये लिमिटेशंस फेस करती है रिगार्डिंग अ पॉलिटिकल डाइवर्सिटी एंड रिप्रेजेंटेशन। इसीलिए एवरी पार्टी सिस्टम जो है इनका अपना एक एडवांटेज है और एक कुछ लिमिटेशंस है जो कि एक ट्रू डेमोक्रेटिक ऑर्डर को इन्फ्लुएंस करता है इन वेरियस अदर वेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। और डिटेल में बताना है द मेजर डिबेट सराउंडिंग द टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, और में क्या है कि फीचर्स बताने फेडरल स्ट्रक्चर के और कैसे जो फेडरल स्ट्रक्चर है ये फैसिलिटेट करता है द डिवीजन ऑफ पावर अमंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। Federalism is a significant form of modern governance in which power is divided between the central government and regional governments. जो ऑब्जेक्टिव है फेडरलिज्म का इट इज़ टू प्रिजर्व रीजनल डाइवर्सिटी एंड लोकल ऑटोनॉमी वाइल मेंटेनिंग नेशनल यूनिटी। फेडरल सिस्टम में जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको सुप्रीम कंसिडर किया जाता है और जो पावर्स होती है ऑफ वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट दे आर क्लियरली डिफाइंड। Federal systems of governance prevail in countries such as India, United States and Canada. जो modern democracy है federalism is considered as a vital means of ensuring political stability, administrative efficiency and the harmonization of diversity. Now main body, तो meaning and nature of federalism. Concept of federalism. फेडरलिज्म इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जहाँ पे पावर जो होती है वो डिवाइड होती है बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स और प्रोविंसेस। गवर्नमेंट एट बोथ लेवल्स डेराइव देयर पावर्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। नीदर लेवल कैन आर्बिट्रली कर्टेल द राइट्स ऑफ अदर। ठीक है, दोनों ही लेवल के बीच में बेसिकली पावर डिवाइडेड होती है और कोई भी पावर जो है वो कर्टेल नहीं कर सकता इस राइट को। नाउ डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो फेडरल सिस्टम में जो है दो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑपरेट करती है यानी सेंट्रल और स्टेट। इनका जो रिस्पेक्टिव स्पेयर्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है यानी जिस स्पेयर में ये अपनी जजमेंट दे सकते हैं इट इज़ ऑलरेडी डिफाइंड। ठीक है, और ये द सेंटर हैंडल्स मैटर्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस और वहीं पे जो स्टेट्स हैं वो जो स्टेट लेवल के इश्यूज़ होते हैं, लोकल इश्यूज़ होते हैं, उनसे डील करते हैं। Second point is key features of federalism. A is written and rigid constitution. Federal system basically typically features a written constitution that clearly delineates the powers of the center and the state. और जो constitution है it is regarded as the supreme law and cannot be easily amended. Next is constitutional division of power. तो मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर जो है फेडरलिज्म का इट इज़ द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैटेगराइज करता है वेरियस सब्जेक्ट्स को इनटू डिस्टिंक्ट लिस्ट। इट इंश्योर्स क्लैरिटी रिगार्डिंग राइट्स एंड ड्यूटीज़ एंड मिनिमाइजेज द लाइकलीहुड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो ऑलरेडी मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इससे क्या होगा जो लाइकलीहुड ऑफ कन्फ्लिक्ट है वो थोड़ा कम हो जाता है। नेक्स्ट इज सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फेडरल सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम कंसिडर किया जाता है। दोनों ही सेंटर और स्टेट्स जो है दे आर रिक्वायर्ड टू फंक्शन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर जो जुडिशरी है इट इज़ डिज़ाइन टू बी इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल। किसी भी डोमेन में या फिर किसी भी बेसिस पे पार्शियलिटी का स्कोप नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो है इट एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट
तो जुडिशरी उसको रिजॉल्व करती है और हेल्प करती है इन मेंटेनिंग द फेडरल बैलेंस। नाउ बाईकैमरल लेजिस्लेचर, तो मोस्ट फेडरल कंट्रीज जो होती हैं दे हैव अ बाईकैमरल लेजिस्लेचर। जो अपर हाउस होता है इट रिप्रेजेंट्स द स्टेट और प्रोविंसेस। दिस सेफगार्ड्स रीजनल इंटरेस्ट एंड इंश्योर्स द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट्स इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस। थर्ड पॉइंट इज फेडरल स्ट्रक्चर एंड डिविजन ऑफ पावर, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो फेडरल सिस्टम के अंदर जो डिवीजन है नेशनल और लोकल सब्जेक्ट का, मैटर सच एज डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, करेंसी, सब्जेक्ट्स, ये सारे सेंटर के ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं और वहीं पे सब्जेक्ट्स जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, ये सारे स्टेट के अंदर में आते हैं। तो ये इट इंश्योर्स एन अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। ठीक है। नाउ बी पॉइंट इज इन्हेंसमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, तो जो डिवीजन ऑफ पावर है डिस्ट्रीब्यूट्स द गवर्नमेंट्स वर्कलोड। ठीक है, एक पे ही सारा वर्कलोड नहीं आता। ठीक है, और जब वर्कलोड कम होता है बेसिकली तो डिसीजंस भी थोड़े इफेक्टिव और एफिशिएंट होते हैं। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन ऑफ रीजनल डाइवर्सिटीज़, तो फेडरल सिस्टम जो है इट प्रोवाइड्स लिंग्विस्टिक, कल्चरल और रीजनल ग्रुप्स टू द अपॉर्चुनिटी टू मेंटेन देयर आइडेंटिटीज़। स्टेट्स के पास ये फ्रीडम होती है कि वो पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट कर सकते हैं ऑन लोकल नीड्स। ठीक है, जिसके वजह से नेशनल यूनिटी और डाइवर्सिटी भी मेंटेन रहती है। सच अ सिस्टम इज़ कंसिडर्ड हाईली बेनिफिशियल इन अ मल्टी कल्चरल सोसाइटी जैसे कि इंडिया। नाउ एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, तो फेडरल स्ट्रक्चर जो है इट इंश्योर्स पब्लिक पार्टिसिपेशन एट वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नेंस। पीपल जो है वो एंगेज होते हैं इन पॉलिटिकल प्रोसेसेस एट बोथ लोकल एंड नेशनल लेवल्स, मेकिंग डेमोक्रेसी मोर इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी। इट ऑल्सो स्ट्रेंथेन्स सिटीजन्स फेथ इन पॉलिटिकल सिस्टम। नाउ चेक ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ पावर, फेडरल सिस्टम के अंदर पावर जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है सोली इन द हैंड्स ऑफ द सेंटर। स्टेट ऑल्सो पोजेस सिग्निफिकेंट अथॉरिटी एंड इट रिड्यूसेस द लाइकलीहुड ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म एंड एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन, मेंटेनिंग अ बैलेंस इन गवर्नेंस। फोर्थ पॉइंट इज की डिबेट्स रिगार्डिंग द रीजनल डिवीजन ऑफ पावर। क्या क्या डिबेट्स हैं, तो पहले तो सेंटर वर्सेस स्टेट पावर, तो प्राइमरी डिबेट इन फेडरलिज्म का जो है वो यही है द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। ठीक है, ऑफन क्या होता है सेंटर इट बिकम्स मोर पावरफुल देयर बाय अफेक्टिंग द स्टेट एट ऑटोनॉमी। कन्वर्सली कभी कभार क्या होता है एक्सेसिव रीजनल ऑटोनॉमी के वजह से इट कैन पोज अ चैलेंज टू नेशनल यूनिटी, हेंस मेंटेनिंग अ बैलेंस इज एसेंशियल। सेकेंड डिबेट है द इशू ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म, तो जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस है ऑफ स्टेट्स ऑन द सेंटर ये एक मेजर पॉइंट है कंटेंशन का। ठीक है, अगर जो स्टेट है इट लैक्स एडिक्वेट फाइनल रिसोर्सेज तो उनका जो ऑटोनॉमी है इट इज़ अंडरमाइंड। डिसएग्रीमेंट्स फ्रीक्वेंटली अराइज रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस एंड रेवेन्यू, देयरफॉर जो फाइनेंशियल बैलेंस है इट इज़ वेरी मच क्रूशियल फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म। सी इज़ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वर्सेस कंपेटिटिव फेडरलिज्म, तो जो कंसेप्ट है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का वो इवॉल्व हुआ है विद इन मॉडर्न फेडरलिज्म वेयर इन जो सेंटर और स्टेट्स है वो दोनों दे वर्क टुगेदर। इन कंट्रास्ट जो कंपेटिटिव फेडरलिज्म है इसमें स्टेट्स स्ट्राइव फॉर डेवलपमेंट थ्रू म्यूचुअल कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो एक म्यूचुअल कॉम्पिटिशन होता है जिसमें दोनों ही लेवल बेसिकली डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। दोनों ही अप्रोचेस के अपने मेरिट्स और लिमिटेशंस हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसी ऑफन एग्जिबिट अ ब्लेंड ऑफ बोथ। नाउ कंट्रोवर्सी ओवर इमरजेंसी पावर्स, तो बहुत सारे फेडरल सिस्टम्स में जो सेंटर है इनके पास एडिशनल पावर्स दी जाती है ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि दैट दिस कैन कॉम्प्रोमाइज स्टेट ऑटोनॉमी, कि इससे जो स्टेट की ऑटोनॉमी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। Proponents, however, maintain that a strong center is essential during times of national crisis. इसके वजह से ये भी एक ongoing debate है। Now globalization and federalism, तो globalization के वजह से it has altered the roles of both the states and the center.
इंटरनेशनल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, इसके वजह से इट हैज़ इन्हांस द सिग्निफिकेंस ऑफ रीजनल गवर्नमेंट्स। ठीक है, बेसिकली ग्लोबलाइजेशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है कि इससे जो रीजनल गवर्नमेंट है उनका भी नीड ज़्यादा होती है, लीडिंग टू द इमर्जेंस ऑफ न्यू पावर डायनामिक्स। ठीक है, तो मॉडर्न फेडरलिज्म नीड्स टू अडेप्ट टू दीज चेंजेस। नाउ कंक्लूजन। तो इन कंक्लूजन, फेडरलिज्म जो है इट इज़ अ वाइटल फॉर्म ऑफ मॉडर्न गवर्नेंस दैट स्ट्राइक्स अ बैलेंस बिटवीन नेशनल यूनिटी एंड रीजनल ऑटोनॉमी। ये एक की फीचर है सच एज डिविजन ऑफ पावर्स, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड अ बाईकैमरल लेजिस्लेचर रेंडर इट इफेक्टिव एंड डेमोक्रेटिक। जो फेडरल स्ट्रक्चर है इट इंश्योर्स अ बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन of power across different levels of government and fosters greater administrative accountability. Although ये जो dispute है regarding center-state relations, financial authority or autonomy do rise, federalism is nonetheless regarded as an effective means of maintaining democracy and stability in diverse societies. Now question number 8 is, what is the concept of a welfare state? How does it differ from populism? So, before answering this question, I would like to give you two giveaway question. So, first giveaway question is, tell me any two major differences between the two party system and multi party system. Okay, and then two major differences between the FPTP electoral system and the proportional representation system. So now let's start with the answer. So answer 8 is, the welfare state is a significant concept in modern democratic governance. इसका जो primary objective है, so primary objective is to ensure the social, economic और educational development of citizens. ठीक है, तो एक welfare state जो है एक बहुत important concept है modern democratic governance का। इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल डेवलपमेंट हो सके सिटीजन्स का। एक वेलफेयर स्टेट जो है वो सिर्फ इट इज़ नॉट मेरली लिमिटेड टू मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, rather it plays an active role in improving the public standard of living. In contrast, a security oriented regime which focuses primarily on maintaining internal and external security. मीनवाइल जो पॉपुलिज्म है ये एक पॉलिटिकल ट्रेंड है दैट प्रमोट्स शॉर्ट टर्म एंड इमोशनली चार्ज्ड पॉलिसीज टू अपील टू मासेस। ये जो कंसेप्ट्स है ये बहुत सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंस होल्ड करते हैं इन मॉडर्न पॉलिटिक्स। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज द कंसेप्ट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। ठीक है, तो इसके बारे में हमने पढ़ना है। तो फर्स्ट पॉइंट का ए इज एम्फेसिस ऑन सिटीजन वेलफेयर। तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वेलफेयर स्टेट का इट इज़ टू इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द पब्लिक। ठीक है, जो स्टेट है इट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी, और ये सिटीजन्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव करने में फोकस करते हैं। नेक्स्ट इज इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। तो वेलफेयर स्टेट जो होती है ये बेसिकली स्ट्राइव करती है कि हमारी स्टेट में कोई भी इकोनॉमिक या सोशल इनइक्वालिटी ना रहे सोसाइटी के अंदर। स्पेशल स्कीम्स जो है वो इंट्रोड्यूस होती है और इम्प्लीमेंट होती है ताकि जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं यानी पिछड़े वर्ग है ना, उनको बेसिकली अपलिफ्ट हो सके, वुमेन्स और पुअर्स को भी रिप्रेजेंटेशन मिल सके। नेक्स्ट इज एक्टिव रोल ऑफ द स्टेट। इस सिस्टम के अंदर जो स्टेट है इट डज नॉट रिमेन मेरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी बट बिकम्स एन एक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेवलपमेंट एंड वेलफेयर। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है इसमें जो स्टेट है ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी बन के नहीं रहता बल्कि एक एक्टिव इंस्ट्रूमेंट है जिससे डेवलपमेंट और वेलफेयर किया जा सके। गवर्नमेंट क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है इकोनॉमिक प्लान्स को, पब्लिक सर्विसेज को और वेलफेयर प्रोग्राम्स को, जिससे कि पब्लिक और स्टेट के बीच का जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रेंथन हो सके। नेक्स्ट इज सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। तो एक वेलफेयर स्टेट जो है ये प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन टू सिटीजन अगेंस्ट सिचुएशन जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, इलनेस, ओल्ड एज और एक्सीडेंट। इन सारी ही सिचुएशन से वो एक
प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सिटीजन्स को, स्कीम्स प्रोवाइड करते हैं जैसे कि पेंशन, इंश्योरेंस, सब्सिडीज एंड पार्ट ऑफ दिस फोस्टर अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। इसके वजह से जो सिटीजन्स होते हैं उनके अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है, जिसके कारण सोसाइटी के अंदर सोशल स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिजर्वेशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। तो जो वेलफेयर स्टेट है वो बेसिकली स्ट्रेंथन करती है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को, जैसे कि इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीज़ें। और ये ह्यूमन डेवलपमेंट पे ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं अलोंगसाइड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है। इम्पॉर्टेंस इज गिवन टू सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड राइट्स, यानी लोगों के पार्टिसिपेशन और राइट्स पे ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता है। नाउ डिफरेंस बिटवीन अ वेलफेयर स्टेट एंड पॉपुलिज्म। तो फर्स्ट इज डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव्स। क्या डिफरेंस है ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे? तो वेलफेयर स्टेट का जो ऑब्जेक्टिव है इट इज़ लॉन्ग टर्म एंड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन कंट्रास्ट जो पॉपुलिज्म का एम है इट इज़ टू गार्नर इमीडिएट पब्लिक सपोर्ट। ठीक है। और जो पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़ होती हैं दे आर ऑफन फॉर्मुलेटेड विद इलेक्टोरल गेन्स इन माइंड, हेंस उनका जो नेचर है वो डिफ़र करता है। नेक्स्ट इज़ नेचर ऑफ पॉलिसीज़। तो जो वेलफेयर स्टेट है इट रिलाइज ऑन प्लान्ड एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पॉलिसीज़। ठीक है। प्रायोरिटाइजिंग एंड्योरिंग स्कीम्स जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। पॉपुलिज्म ऑन द अदर हैंड वो कैरेक्टराइज है फ्री बीज से, स्पॉन्टेनियस अनाउंसमेंट से, ऑफन विद लिमिटेड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। ठीक है। फ्री बीज मतलब हर चीज़ फ्री में अवेलेबल, स्पॉन्टेनियस अनाउंसमेंट्स, ये सारी चीज़ें। सी इज़ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। तो जो वेलफेयर स्टेट है उसका जो मेजर फोकस होता है वो इकोनॉमिक बैलेंस और सोशल जस्टिस होता है। ठीक है। और जो पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़ होती है ये कभी कभार एक्सेसिव बर्डन डाल देती हैं ऑन इकोनॉमिक रिसोर्सेज, पोटेंशियली लीडिंग टू फिस्कल इम्बैलेंस, जिसकी वजह से फिस्कल इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है कंट्री के अंदर। कंसिक्वेंटली जो पॉपुलिज्म है ये बेसिकली ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है एज अ फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स। नेक्स्ट पॉइंट इज डेमोक्रेटिक इम्पैक्ट। तो एक जो वेलफेयर स्टेट है वो स्ट्रेंथन करता है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेसेस को। वहीं पे जो पॉपुलिज्म है इट ऑफन प्रमोट्स इमोशनल पॉलिटिक्स और पर्सनालिटी ड्रिवन लीडरशिप, जिसके वजह से एक इंस्टीट्यूशनल बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एक डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स जो है वो वीक हो जाए और ज़्यादा। ई पॉइंट इज डिफरेंस इन स्टेबिलिटी। तो जो वेलफेयर पॉलिसीज़ होती है वो बेसिकली लॉन्ग टर्म होती है और स्ट्रक्चरल होती है इन नेचर। ठीक है। वो बेसिकली एक लास्टिंग और सोशल चेंज और एक लास्टिंग इम्पैक्ट लाना चाहते हैं। वहीं पे जो पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़ होती है वो बहुत टेम्पररी होती है और उनका बहुत इमीडिएट और शॉर्ट टर्म इफेक्ट हो सकता है, इसलिए वेलफेयर स्टेट को बहुत सस्टेनेबल सिस्टम कंसिडर किया जाता है। थर्ड पॉइंट इज डिफरेंस बिटवीन वेलफेयर गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी ओरिएंटेड गवर्नेंस। तो अब वेलफेयर गवर्नेंस और सिक्योरिटी ओरिएंटेड गवर्नेंस में क्या डिफरेंस है? तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वेलफेयर गवर्नेंस का हमने पढ़ाई कि इसमें सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द पीपल जो है वो मेजर एम और ऑब्जेक्टिव है इनका। वहीं पे जो सिक्योरिटी ओरिएंटेड गवर्नमेंट है उनका जो प्राइमरी गोल है इट इज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड इंश्योर नेशनल सिक्योरिटी। इनका जो मेजर एम है वो नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। वन फोकसेस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट और वहीं पे जो अदर है इट फोकसेस ऑन सिक्योरिटी एंड कंट्रोल। तो इनका जो प्रायोरिटीज़ है ये डिफ़र करती है। नेक्स्ट इज़ रोल ऑफ द स्टेट। तो वेलफेयर गवर्नेंस के अंदर जो स्टेट है इट एक्ट्स एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। ठीक है। और एक सिक्योरिटी ओरिएंटेड गवर्नेंस के अंदर जो स्टेट का रोल है इट इज़ प्राइमरली लिमिटेड टू सिक्योरिटी एजेंसीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, हेंस इट हाईलाइट्स द डिफरेंस इन द नेचर ऑफ गवर्नेंस। सी इज़ रिलेशनशिप विद सिटीजन्स। तो जो वेलफेयर गवर्नेंस है वो एम्फोसाइज करते हैं ऑन प्रोवाइडिंग राइट्स एंड एमेनिटीज़ टू सिटीजन्स। और जो सिक्योरिटी ओरिएंटेड गवर्नेंस है इट एक्सपेक्ट सिटीजन्स टू अडियर टू लॉ एंड मेंटेन डिसिप्लिन। तो जो वेलफेयर गवर्नेंस है वो क्या एम्फोसाइज करते हैं कि लोगों को राइट्स प्रोवाइड किया जाए, एमेनिटीज़ प्रोवाइड की जाए। वहीं पे जो सिक्योरिटी ओरिएंटेड गवर्नेंस है वो सिटीजन से एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको एक
प्रॉपर लॉ को अडियर करना पड़ेगा यानी ओबे करना पड़ेगा, और सोसाइटी में एक डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो एक जो है वो स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन और डेवलपमेंट पे एम्फेसाइज करता है, तो दूसरा कंट्रोल एंड सिक्योरिटी पे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो स्वीडन एंड द नॉर्डिक कंट्रीज आर कंसिडर्ड प्राइम एग्जाम्पल ऑफ वेलफेयर स्टेट्स। ठीक है, जहाँ पे स्पेशल एम्फेसिस दिया जाता है एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सोशल सिक्योरिटी पे। वहीं पे जो सिक्योरिटी ओरिएंटेड गवर्नेंस है वो इट कैन बी फाउंड इन कंट्रीज जहाँ पे सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं दे आर ऑफ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस ड्यू टू टेररिज्म और इंटरनल कन्फ्लिक्ट। दिस क्लैरिफाइज द नेचर ऑफ बोथ सिस्टम। नाउ ई, इम्पैक्ट ऑन डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी पे इनका क्या इम्पैक्ट होता है? तो जो वेलफेयर गवर्नेंस है इट बेसिकली स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी एंड सोशल इक्वालिटी, और जो सिक्योरिटी ओरिएंटेड गवर्नेंस है इट कैन समटाइम्स लीड टू इंक्रीज्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन सिविल लिबर्टीज। हाउएवर जो सिक्योरिटी ओरिएंटेड गवर्नेंस है ये बहुत एसेंशियल है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, देयरफॉर एक बैलेंस मेंटेन करना इन दोनों ही टाइप्स में इट इज़ वेरी क्रूशियल। नाउ कंक्लूजन में हम लिखेंगे इनका एक बेसिकली मिक्स्ड अप्रोच बना के कि जो वेलफेयर स्टेट है वो भी बहुत सिग्निफिकेंट कंसेप्ट है इन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। उसका एम क्या है? सोशल और इकोनॉमिक वेलबींग है सिटीजन्स का। ठीक है, और ये एम्फिसाइज क्या करते हैं? इक्वालिटी, सोशल जस्टिस और ह्यूमन डेवलपमेंट। वहीं पे पॉपुलिज्म फोकस करते हैं इमीडिएट पॉलिटिकल गेन्स पे, पब्लिक सपोर्ट पे। Similarly, the priorities of a welfare-oriented administration and a security-oriented administration also differs. एक डेवलपमेंट और वेलफेयर पे फोकस करते हैं तो वहीं पे जो सिक्योरिटी ओरिएंटेड होते हैं वो सिक्योरिटी और कंट्रोल पे। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9. It is define elite theory. How does the theory of the ruling class differ from class elite theory? ठीक है, और राइट एन एसे ऑन द कंसेप्ट ऑफ इलाइट थ्योरी। तो हमें इलाइट थ्योरी को पहले तो डिफाइन करना और कैसे ये जो थ्योरी है रूलिंग क्लास की ये डिफ़र करती है क्लासिकल इलाइट थ्योरी से। तो इलाइट थ्योरी जो है एक सिग्निफिकेंट थ्योरी है इन पॉलिटिकल साइंस पोजिटिंग दैट एक्चुअल पावर जो होती है सोसाइटी के अंदर इट रिमेन्स कंसनट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ लिमिटेड नंबर ऑफ इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स। ठीक है, इलाइट थ्योरी का मतलब क्या है कि जो एक्चुअल पावर होती है सोसाइटी के अंदर वो कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में ही रहती है। ठीक है, दीज इन्फ्लुएंशियल फिगर्स कंट्रोल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन एंड इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकिंग डिस्कसेस द टॉपिक्स। इलाइट थ्योरी जो है वो चैलेंज करती है डेमोक्रेटिक नोशन को कि जो पावर रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ द एंटायर पॉपुलेस। विल्फर्डो पेरेटो, गिटानो मॉस्का एंड रॉबर्ट मिखेल्स मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द डेवलपमेंट ऑफ दिस थ्योरी। ये जो है ये बहुत ज़्यादा यूजफुल कंसिडर की जाती है फॉर अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न पॉलिटिकल सोसाइटीज़। नाउ पॉइंट फर्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ इलाइट थ्योरी। तो पहले तो मीनिंग क्या है इलाइट का? इलाइट का मतलब होता है a selective group of individual or groups within society who possess significant power, resources, knowledge and influence। यानी एक ऐसा ग्रुप सोसाइटी के अंदर जिसके पास ज़्यादा पावर हो, ज़्यादा नॉलेज हो और ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो लोगों के ऊपर। These individuals have the capacity कि वो पॉलिटिकल डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सके और पॉलिसीज़ को। इनका जो स्टेटस होता है सोसाइटी के अंदर वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर कंसिडर किया जाता है टू दैट ऑफ जनरल पब्लिक। ठीक है, तो जो पॉलिटिकल लीडरशिप है टिपिकली इमर्जेस फ्रॉम दिस क्लास। नाउ कंसेंट्रेशन ऑफ पावर। तो अकॉर्डिंग टू इलाइट थ्योरी जो एक्चुअल पावर है इट इज़ ऑलवेज कंसेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू। ठीक है, वेदर द रिजाइम इज डेमोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन, जो डिसीजन मेकिंग पावर होगी वो उस लिमिटेड ग्रुप्स के अंदर ही होगी। ठीक है, जनरल पब्लिक जो है वो पार्टिसिपेट करती है सिर्फ नॉमिनली। ठीक है, और इन्फ्लुएंस जो होता है इलाइट का वो परसिस्ट करता है अगर डेमोक्रेसी भी है तभी भी। नाउ डिवीजन ऑफ सोसाइटी। तो ये जो थ्योरी है ये सोसाइटी को डिवाइड कर देती है टू क्लासेस में, रूलिंग इलाइट एंड द जनरल पब्लिक।
जो रूलिंग क्लास है वो कंट्रोल करते हैं पावर रिसोर्सेज, वेयर एज जो जनरल पब्लिक है इट प्लेज अ लिमिटेड रोल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कंसिक्वेंटली जो पावर है इट रिमेन्स अनईक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द सोसाइटी। नाउ नेसेसिटी ऑफ लीडरशिप, तो जो प्रोपोनेंट्स हैं इलाइट थ्योरी के, दे बिलीव कि एवरी सोसाइटी रिक्वायर्स लीडरशिप, ठीक है, और हर कोई एक्टिव रोल नहीं प्ले कर सकता गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में, इसीलिए कुछ कैपेबल ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल्स जो हैं उन्हें लीडरशिप रोल के लिए अज्यूम किया जाता है, और ये जो अरेंजमेंट है ये बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव है टू मेंटेनिंग सोशल स्टेबिलिटी। नेक्स्ट इज क्रिटिक ऑफ डेमोक्रेसी, तो जो इलाइट थ्योरी है critiques the democratic concept that regards the people as the ultimate source of power। तो ये जो थ्योरी है ये डेमोक्रेटिक कंसेप्ट को क्रिटिक करती है, और वो कौन से कंसेप्ट है कि पीपल जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर है, ठीक है। ये आर्ग्यू करती है कि डेमोक्रेसी के अंदर भी जो एक्चुअल डिसीजंस होते हैं वो इलाइट क्लास ही लेती है। नाउ क्लासिकल इलाइट थ्योरी, तो अब क्लासिकल इलाइट थ्योरी क्या है? Pareto's elite theory. According to Vilfredo Pareto, every society consists of two classes, एक elite section और एक non-elite section। तो जो elite section होता है it constitute of the most talented and influential stratum of society। He propounded that the theory of the circulation of the elites, according to which एक new elite periodically replaces the old elite। ठीक है, तो विल्फर्डो पेरेटो क्या कहते हैं हर सोसाइटी में दो सेक्शंस होते हैं, एक इलाइट का एक नॉन इलाइट का। जो इलाइट सेक्शन होते हैं ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं और इन्फ्लुएंशियल होते हैं, ठीक है। और इन्होंने एक सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स थ्योरी भी प्रोपाउंड की थी, अकॉर्डिंग टू विच इन्होंने कहा था कि जो न्यू इलाइट है वो पेरियोडिकली रिप्लेस करते जाते हैं ओल्ड इलाइट्स को, जिसके वजह से सोसाइटल इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन रहता है सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट इज मॉस्कास रूलिंग क्लास थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू गेटानो मॉस्का, एन ऑर्गेनाइज्ड माइनॉरिटी रूल्स इन एवरी सोसाइटी while the majority remains the ruled, being organized makes the ruling class more influential। वहीं पे जो masses हैं they are fragmented and less organized, consequently जो power है it remains with the minority class। Now Michel's iron law of oligarchy, तो रॉबर्ट मिशेल जो होते हैं ही प्रेजेंटेड द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। अकॉर्डिंग टू हिम हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इट फॉल्स अंडर द कंट्रोल ऑफ अ फ्यू लीडर्स, ठीक है। इवन डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन भी जो हैं वो इवेंचुअली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं ओलिगार्की में, ठीक है। और जो लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपर्टीज़ है इट डेराइव द कंसंट्रेशन ऑफ पावर। थर्ड इज डिफरेंसेस बिटवीन रूलिंग क्लास थ्योरी एंड क्लासिकल इलाइट थ्योरी, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है? फर्स्ट इज डिफरेंस इन कंसेप्ट, तो जो क्लासिकल इलाइट थ्योरी है ये प्राइमरली एम्फसाइज करती है ऑन द रोल ऑफ इन्फ्लुएंशियल और सुपीरियर इंडिविजुअल्स, वहीं पे जो रूलिंग क्लास थ्योरी है इट अटैचेस ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू द ऑर्गेनाइज्ड माइनॉरिटी ग्रुप दैट होल्ड्स पावर। while both theories acknowledge कि power inequality their perspectives differ। B point is differences in the basis of power, तो classical elite theory जो है power is viewed as stemming from talent, capability and leadership qualities। conversely जो ruling class theory है इसमें जो power है it is based on organization, resource पे कितना control है, इन सारी चीज़ों पे based होती है। अकॉर्डिंग टू मॉस्का एक ऑर्गेनाइज्ड माइनॉरिटी ऑलवेज रूल्स ओवर द अनऑर्गेनाइज्ड मेजॉरिटी, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि एक ऑर्गेनाइज मतलब एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड माइनॉरिटी सेक्शन भी है ना, तो ये हमेशा रूल करती है एक अनऑर्गेनाइज्ड मेजॉरिटी पे, ठीक है। दस ऑर्गेनाइजेशनल पावर जो है उसको प्रायोरिटाइज किया गया है। देन डिफरेंस इन पर्सपेक्टिव ऑन सोशल चेंज, तो पेरेटोस थ्योरी जो है वो एम्फसाइज करती है ऑन द सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स इन्वॉल्विंग द इमर्जेंस ऑफ अ न्यू इलाइट ओवर टाइम। इन कंट्रास्ट जो रूलिंग क्लास थ्योरी है वो व्यू करती है पावर स्ट्रक्चर को एज बीइंग मोर परमानेंट। इन दिस कंटेक्स्ट जो रूलिंग क्लास है दे अटेम्प्ट टू मेंटेन इट्स पोजिशन, चेंज इज रिलेटिवली लिमिटेड। डी इज डिफरेंसेस इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ डेमोक्रेसी, तो जो क्लासिकल इलाइट थ्योरी है इट व्यूज डेमोक्रेसी एज
लीडरशिप बेस्ड सिस्टम। इन कंट्रास्ट जो रूलिंग क्लास थ्योरी है वो पोजिट्स करती है कि जो माइनॉरिटी का रूल है इट इज़ इनएविटेबल इवन विद इन अ डेमोक्रेसी। वहीं पे जो दोनों ही सिस्टम है ये बेसिकली एक्नॉलेज करते हैं द लिमिटेशंस ऑफ डेमोक्रेसी, ये कॉमन है। ठीक है, इनका जो एनालिटिकल अप्रोच है वो डिफर करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। तो जो क्लासिकल इलाइट थ्योरी है इट रिगार्ड्स द नीड फॉर लीडरशिप इन सोसाइटी एज नेचुरल। कन्वर्सली जो रूलिंग क्लास थ्योरी है इट क्रिटिसाइजेस द कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड द लिमिटेड रोल ऑफ द पब्लिक। ठीक है, तो वो क्रिटिसाइज करते हैं कि जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर हम कहते हैं ना लोगों के हाथ में है, और इट क्रिटिसाइजेस बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ पावर एक हाथ में और पब्लिक का लिमिटेड रोल होना। ठीक है, एंड इट हाईलाइट सोशल इनइक्वालिटी मोर स्टार्कली। दोनों ही पर्सपेक्टिव जो हैं वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कंसिडर किए जाते हैं इन मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस। नेक्स्ट इज क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ इलाइट थ्योरी। तो ए इज़ डिपिक्शन ऑफ पॉलिटिकल रियलिटी। ये जो थ्योरी है ये हेल्प करती है टू एक्सप्लेन द ट्रू नेचर ऑफ पावर इन मॉडर्न पॉलिटिक्स। इवन इन मैनी डेमोक्रेटिक नेशंस जो डिसीजंस हैं दे आर मेड बाय लिमिटेड ग्रुप्स। ये क्लैरिफाई करता है द रियलिटी ऑफ द पावर स्ट्रक्चर। हेंस जो थ्योरी है इट इज़ कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट फ्रॉम अ प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट। ये जो थ्योरी है ये चैलेंज करती है आइडियलिस्टिक नोशंस को ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, और डिमॉन्स्ट्रेट करती है कि जो रोल ऑफ पब्लिक है वो ऑफन लिमिटेड होता है मेरली टू वोटिंग, वाइल जो एक्चुअल पॉलिसी मेकिंग जो होती है वो इलाइट क्लास ही कंट्रोल करती है। नेक्स्ट इज एक्सेसिवली पेसिमिस्टिक पर्सपेक्टिव। तो अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स ये जो थ्योरी है ये अंडर वैल्यू करती है टू द पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द पब्लिक। मॉडर्न डेमोक्रेसीज के अंदर जो मीडिया, सिविल सोसाइटी, मास मूवमेंट ये भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल करते हैं। देयरफॉर व्यूइंग द एलाइट एज द सोल सेंटर ऑफ पावर इज कंसिडर्ड इनएप्रोप्रिएट। तो सी जो था इसमें ये बताएं कि क्रिटिक्स मेंशन करते हैं कि ये जो थ्योरी है ये पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की भी अंडर वैल्यू करती है और जो पार्टिसिपेशन है पब्लिक का उसको भी अंडर वैल्यू करती है, और जो मॉडर्न डेमोक्रेसी में नए फॉर्म्स ऑफ पावर से जैसे मीडिया, सिविल सोसाइटी, मास मूवमेंट्स इनका भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है। बट इट डिटरमाइंस कि जो बेसिकली इलाइट क्लास है वही सोल सेंटर ऑफ पावर है। नेक्स्ट इज निग्लेक्ट ऑफ सोशल चेंज। तो इलाइट थ्योरी ऑफन डाउन प्लेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल मूवमेंट। तो जो सोशल मूवमेंट्स होते हैं ये उसके रोल को भी डाउन प्ले करती है एंड डेमोक्रेटिक स्ट्रगल्स। हिस्टोरिकली जो मास मूवमेंट्स हैं दे हैव फ्रीक्वेंटली ऑल्टर्ड पावर स्ट्रक्चर्स। कंसिक्वेंटली जो पावर है वो कन्फाइंड नहीं है एक स्टैटिक इलाइट तक। जो प्रोसेस है सोशल चेंज का इट इज़ फार मोर कॉम्प्लेक्स। नाउ रेलिवेंस इन मॉडर्न पॉलिटिक्स। तो इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो कॉरपोरेट पावर है, मीडिया इन्फ्लुएंस है और रेलिवेंस है एलाइट थ्योरी का ये और भी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। मेजर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स जो है ये इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिसीज़ को, मेकिंग द ट्रेंड टुवर्ड द कंसंट्रेशन ऑफ पावर क्लियरली एविडेंट। ये जो थ्योरी है इट रिमेन्स यूजफुल इन द स्टडी ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स। नाउ कंक्लूजन। तो इन कंक्लूजन जो इलाइट थ्योरी है ये एक सिग्निफिकेंट थ्योरी है पॉलिटिकल साइंस की। ठीक है, ये क्लैरिफाई करती है कि जो एक्चुअल पावर है वो सब इलाइट्स के हाथ में ही है, और जो हम डेमोक्रेसी कंसिडर करती है एक्चुअल पावर पब्लिक के हाथ में है। इस थ्योरी को ये बेसिकली अपोज करते हैं। देन विल्फर्डो पेरेटो, गेटोनो मॉस्का एंड रॉबर्ट मिशेल्स डेवलप दिस थ्योरी इन वेरियस फॉर्म्स। Both the ruling class theory and classical elite theory acknowledge power inequality through key differ in their perspectives and analysis. Despite their certain limitation, ये जो theory है ये एक crucial role play करती है in understanding the true nature of power and leadership within modern political system. Now, question number 10th is write a brief note on unitary government, ruling class, and C is authoritarian. Okay, so let's start with unitary government. तो unitary state is a system of governance in which जो भी political power है वो concentrated in the hands of central government. जो power states और provinces के पास है वो भी central authority के
थ्रू ही ग्रांट हुई है इनको, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो प्राइमरली एक्सरसाइज किया जाता है एट द सेंट्रल लेवल। नाउ की फीचर्स क्या क्या हैं इसके, तो फर्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर जितनी भी मेजर पावर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है और जो लोकल यूनिट्स होती है वो उनके अंडर में ऑपरेट करती है। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम। तो ये जो सिस्टम होता है इट एंटेल्स द एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स across the entire country. It ensures consistency in policy formulation and implementation. It simplifies legal process for citizens and strengthen national unity. Next is rapid decision making. तो एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी जो है इट अलाउज फॉर क्विक डिसीजन मेकिंग। गवर्नमेंट जो है वो स्विफ्टली एक्ट करती है ड्यूरिंग इमरजेंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन जो है वो मोर इफेक्टिव होता है, देयर बाय इन्हांसिंग गवर्नेंस एफिशिएंसी। नेक्स्ट इज लिमिटेशन। तो ये जो सिस्टम है इट इज़ ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर लिमिटिंग लोकल ऑटोनॉमी, रीजनल नीड्स और डाइवर्सिटीज़ जो है इट मे बी ओवरलुक्ड एंड एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन जो है इट कैन लीड टू अथॉरिटेरियनिज्म। कंसिक्वेंटली इसकी जो लिमिटेशन है इट बिकम पर्टिकुलरली एविडेंट इन मल्टीकल्चरल सोसाइटीज़। नाउ रूलिंग क्लास। तो फर्स्ट इज कंट्रोल ओवर पावर एंड रिसोर्सेज। तो जो रूलिंग क्लास है इट पोजेस सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फ्लुएंस। ये जो क्लास है ये शेप करती है सोसाइटल पॉलिसीज़ को और डिसीजंस को, लीडिंग टू अ कंसंट्रेशन ऑफ पावर, while the role of general public जो है it remains limited. Next is organized minority. तो according to Gaetano Mosca, the ruling class is an organized minority that governs the unorganized majority. इनका जो organization है and resources make them highly influential, whereas जो general public है it is less organized. Thus जो power है it remains concentrated in the hands of ruling class. Next is influence in democracy. तो जो influence है ruling class का it persist even in democratic system. जो prominent political leaders होते हैं, industrialist, administrative officials, ये सारे policies को shape करते हैं, resulting in an unequal distribution of power within the democracy. और जो elite theory है it elucidates this very reality. नाउ क्रिटिसिज्म। तो क्रिटिक्स आर्ग्यू कि ये जो कंसेप्ट है इट डाउन प्लेज द रोल ऑफ द पब्लिक। मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर जो मास मूवमेंट है, मीडिया है एंड सिविल सोसाइटी इट ऑल्सो प्ले इन्फ्लुएंशियल रोल्स। देयरफॉर रिगार्डिंग द रूलिंग क्लास एज द सोल सेंटर ऑफ पावर इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एंटायरली अप्रोप्रिएट। नाउ सी इज़ अथॉरिटेरियन। तो फर्स्ट पॉइंट इज सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है। तो अथॉरिटेरियन रिजाइम में क्या होता है, पावर सेंट्रलाइज्ड होती है, जितने भी सिग्निफिकेंट डिसीजंस होते हैं वो रूलर लेते हैं और द रूलिंग ग्रुप लेते हैं। जो रोल है पब्लिक का वो लिमिटेड होता है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं इट रिमेन्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ रूलिंग क्लास एंड रिजल्ट्स इन अ सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। नेक्स्ट इज कंट्रोल ओवर सिविल लिबर्टीज। तो इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, रेस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस और पॉलिटिकल डिसेंट पे भी। गवर्नमेंट अटेम्प्ट करती है टू कर्ब क्रिटिसिज्म, दिस वीकेंस डेमोक्रेटिक राइट्स एंड कॉम्प्रोमाइजेस सिविल लिबर्टीज। नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तो अथॉरिटेरियन रिजाइम्स के अंदर जो मिलिट्री, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस है, दे आर यूटिलाइज टू मेंटेन रूल, ठीक है। स्ट्रिक्ट कंट्रोल इज इन्फोर्स्ड इन द नेम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। वाइल दिस में इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द रिजाइम, फ्रीडम बिकम्स रिस्ट्रिक्टेड। नेक्स्ट इज लिमिटेड पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। तो इस सिस्टम के अंदर जो रोल ऑफ इलेक्शंस हैं एंड पॉलिटिकल पार्टीज है ये लिमिटेड है। ऑफन एक सिंगल पार्टी इज परमिटेड टू गवर्न एंड द ऑपोजिशन इज वीकेंड, दिस एलिमिनेट्स डेमोक्रेटिक कॉम्पिटिशन। तो कंक्लूजन में आपको लिखना है कि जो अथॉरिटेरियन है इट इज़ अ सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सट्रीम कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड कंट्रोल ओवर सिविल लिबर्टीज, and although this system can provide stability it is considered to a challenge to democratic rights and freedoms. आपका थर्ड गिव अवे क्वेश्चन इज
you have to mention any 3 major debates regarding federalism. तो स्टूडेंट्स ये थे आपके सब्जेक्ट के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स जो डायरेक्टली एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आई होप आपने इसे ध्यान से समझा होगा और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। और याद रखो हमारे लेक्चर फ्री हैं, लेकिन अगर तुम चाहते हो वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स जो इसके एग्ज़ाम के लिए एकदम परफेक्ट हैं, तो बस डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से नोट्स परचेज करो और अपने नोट्स को सिक्योर करो। और हाँ, हर वीडियो में होता है गिव अवे, तो वीडियो के बीच में पूछे गए क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो और 3 लकी विनर्स बन सकते हो फ्री नोट्स के विनर्स। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा ताकि तुम्हें मिलते रहे एग्ज़ाम फोकस्ड अपडेट्स और DU/SOL के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स एंड गिव अवे के विनर्स। टिल देन स्टे focused, study smart and nail your exam. See you in the next video.